हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट है कि मैम मैराथन करवाइए। कल मैंने आपको हिंदी व्याकरण की मैराथन करवा दी। उसमें 100 के आसपास क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार एग्जाम से पहले वो जरूर करके जाना, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जो एसटेट में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हिंदी साहित्य क्वेश्चन होंगे, हिंदी व्याकरण के भी इतने ही क्वेश्चन होंगे जितने आज के हिंदी साहित्य के होंगे। तो सभी को बहुत अच्छे से करिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं, एचटेट से भी लिए हैं, चंडीगढ़ से भी लिए हैं, DSSB से भी लिए हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि एचटेट का जो एग्जाम है इतना इजी नहीं आता, इसलिए इजी क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है करवाया सब डिफिकल्ट लेवल का करवाया है। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ये काव्य शास्त्र से है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है। यहाँ पर आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम पूछा गया, तो आप अच्छे से जानते होंगे आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य प्रकाश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काव्य प्रकाश। और काव्यालंकार किसके ग्रंथ का नाम है, वो बामा के ग्रंथ का नाम है। और काव्यादर्श किसके ग्रंथ का नाम है, वो दंडी के ग्रंथ का नाम है, ठीक है। और काव्यालंकार सूत्र किसके ग्रंथ का नाम है, तो ये काव्यालंकार सूत्र वामन के ग्रंथ का नाम है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ तीनों के नाम आपको अच्छे से याद होंगे। इन नामों को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सभी को अपने अच्छे से याद कर लिया, मम्मट का भी, बामा का, दंडी का, वामन का, ठीक है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो स्टार्टिंग में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। मुझे पता है आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी जितने स्टूडेंट देखते हैं इतने लाइक नहीं करते, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है, ठीक है। ये चंडीगढ़ में आए हुए क्वेश्चन है, जो एग्जाम 2024 में TJT का हुआ था, वहां से लिए गए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो तुलसीदास जी की कौन सी रचना नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं कवितावली है जो तुलसीदास की रचना है। और इसकी भाषा कौन सी है वो भी याद करनी है, अपने ब्रज भाषा में है, ठीक है। तुलसीदास ने मोस्टली रचनाएं ब्रज भाषा और अवधि में किया, जैसे रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में है, ठीक है। कवितावली किसमें है, ब्रज भाषा में है, ठीक है। इसका सीधा सा ही आंसर चल देते हैं। विज्ञान गीता किसकी है, तो ये किसकी रचना है, ये केशव दास की रचना है। किसकी रचना है, केशव दास की रचना। और केशव दास क्या है, रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। तो कृष्णावली किसकी रचना है, ये भी किसकी रचना, तुलसीदास की रचना। बैरवे रामायण के बारे में आपको बता देती हूँ। बैरवे रामायण जो रचना है, इन्होंने जो तुलसीदास के दोस्त थे रहीम, इनके कहने के बाद लिखी थी और बैरवे छंद में लिखी थी, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया ताकि एस्टेट में ना आ जाए, तो ठीक है। किसके कहने पर बैरवे रामायण लिखी थी, रहीम के कहने पर लिखी थी। और किस छंद में लिखी थी, बैरवे छंद में लिखी थी। किस छंद में लिखी थी, ये भी आपने याद करना है कि बैरवे छंद में लिखी थी, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं मैं आपको सभी को अच्छे से समझा के चलती हूँ, ठीक है। उत्तर मध्य काल से आप समझ गए होंगे रीतिकाल को, ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, मैं ये क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। क्योंकि श्रृंगार काल किसने कहा, कला काल किसने कहा, ठीक है। और मैंने कला काल का आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसी ने आंसर नहीं दिया। इसका मतलब क्या समझो, आपको नहीं पता कि रीतिकाल को कला काल किसने कहा था, ठीक है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था, सीधे आंसर पे चलते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, ठीक है। और कला काल किसने कहा था, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता देती हूँ। कला काल इसको बोला था रमाशंकर रसाल ने कहा था, ठीक है। रमाशंकर रसाल ने कहा था, ठीक है। याद कर लेना, पर आपने कमेंट में इसका आंसर नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो वो जो हमारे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। और उसके बाद आचार्य द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या कहा था, रीति काव्य कहा था। क्या कहा था, रीति काव्य कहा था, ठीक है। मैंने सबके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से हिंदी नाटक उद्भव का विकास के रचनाकार कौन है। हिंदी नाटक और उद्भव और विकास, नाटक उद्भव और विकास, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, ये TJT में आया हुआ क्वेश्चन है चंडीगढ़ में। तो दशरथ ओझा इसके क्या है, रचनाकार है। और मैंने आपको लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र को बहुत अच्छे से करवा दिया है। इसके सभी नाटक और उसके जो लक्ष्मी नारायण मिश्र के सभी नाटकों को करवा दिया है। यदि एग्जाम के अंदर आ गए तो देखो वो आपकी गलती है, मैंने तो एक एक क्वेश्चन को एक एक ट्रिक के साथ इन दोनों को करवा दिया, ठीक है। तो आपकी डिमांड थी और मैंने आपको करवा भी दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या है, दशरथ ओझा। उसके बाद है हिंदी को राजभाषा आयोग के रूप में कब मान्यता मिली थी, हम अच्छे से जानते हैं 14 सितंबर 1949 को मिली थी, ठीक है। और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों पे हम समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है यह क्वेश्चन हमारा भाषा विज्ञान से है, एक मिनट,
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो बघेली, कन्नौजी, मगही और बुंदेली भाषा में से कौन सी पूर्वी हिंदी वर्ग में आती है? यदि मेरी क्लास को सभी आप कंटिन्यू देख रहे होंगे मई अप्रैल से, मैं अप्रैल से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैंने हर एक जो मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास करवाई है या फिर मैंने मॉक करवाई है, वहां पर मैंने आपको ट्रिक भी बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि पूर्वी हिंदी जहां भी दिख जाए तो आप ABC लिख लेना। ए से हो गई अवधी, ए से हो गई अवधी भाषा, और उसके बाद बी से हो गई हमारी बघेली, और सी से हो गई छत्तीसगढ़ी। ठीक है, सी से होगी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो आप ठीक है, सी से होगी छत्तीसगढ़ी। तो हमें देखो पूर्वी हिंदी में यहाँ पर कौन सी बोली मिली, ठीक है ना, पर ऑप्शन में यहाँ पर अवधि दी है, तो इन तीनों में से बतानी है, तो यहाँ पर कौन सी दी गई है? बघेली दी गई है, और बघेली हमारी यहाँ पर कौन सी है? बघेली ही पूछा है, तो पूर्वी हिंदी की बोली पूछा, इन तीनों में से कौन सी है? तो कौन सी हुई? बघेली हुई। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और बुंदेली किस वर्ग में आती है? ये पश्चिमी भाषा के वर्ग में आती है। ठीक है, बुंदेली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, कन्नौजी हो गई। ठीक है, तो ये हमारी किस में आती है? पश्चिमी भाषा में आती है। हरियाणवी हो गई, बांगरू हो गई। ठीक है, ये कन्नौजी हो गई। ठीक है, मगही किस में आती है? ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ये आप कमेंट में बताना कि मगही किस उसमें आती है, किस हिंदी भाषा के भाग में आती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सभी कवि काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रयास के द्वारा नहीं, ये आप ना इसको ध्यान से समझना क्या कहा गया है। सभी जो काव्य रचनाएं होती हैं किसी सचेष्ट कलात्मक प्रयास से नहीं, बल्कि दैविक शक्ति, भगवान की शक्ति से कहते हैं कि जो भी कवियों ने रचनाएं की हैं वो सिर्फ किससे की हैं? मतलब दैविक शक्तियों से की हैं, भगवान की प्रेरणा से की हैं और अभिभूत होकर की हैं। काव्य सृजन के संबंध में यह मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता किसकी है? प्लेटो की है। इसको आपने याद रखना है। जो काव्य रचना है वो काव्य रचना प्लेटो क्या मानते हैं कि भगवान से प्रेरित होकर की जाती है। ठीक है, ये सामान्य मतलब जो सामान्य कलात्मक प्रयास नहीं है, भगवान की शक्तियों से है। तो ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। अरस्तु के जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है? अरस्तु के सिद्धांत का नाम है अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकरण का सिद्धांत दिया था हमारा अरस्तु ने। ठीक है, किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। और क्रोचे का क्या था? अभिव्यंजनावाद था। कौन सा था? अभिव्यंजनावाद था। ठीक है, और हमारा कोलरिज का कौन सा सिद्धांत है? कल्पना का सिद्धांत किसका है? हमारे कोलरिज का है। कोलरिज ने दिया था, सैमुअल कोलरिज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कल्पना का सिद्धांत दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लेटो ने स्टेटमेंट कही थी, अरस्तु का अनुकरणात्मक सिद्धांत हो गया, और क्रोचे का कौन सा हो गया? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद हो गया, और कोलरिज का कौन सा हो गया? कल्पना का सिद्धांत हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अभी कथन दिया हुआ है, इसके बारे में देख लीजिए। सौंदर्य परक धर्मों को अलंकार कहते हैं। बिल्कुल सही है। जो काव्य के अंदर सौंदर्य और शोभा बढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इनका रूप से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनका रूप से कोई संबंध नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। काव्य जो अलंकार होते हैं इनका काव्य के रूप से, बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से, दोनों से ही संबंध होता है, और यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इसका ए तो बिल्कुल सही होगा और बी गलत होगा। ए सही और बी गलत ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। किस आलोचक ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, और कठिन काव्य कहने के खंडन किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अवंत सुंदरी कथा किसकी रचना है? ठीक है, जो अवंत सुंदरी कथा है ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? दंडी की रचना है। दंडी की और कौन कौन सी रचनाएं हैं मुझे आप ये भी बताओ। काव्यदर्श किसकी रचना है? तो ये भी दंडी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? दंडी की रचना है। उसके बाद एक रचना ये हो गई अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, बिल्कुल नई सी कथा है, इसको नई सी रचना है, बिल्कुल इसको ध्यान से देखना। अवंत सुंदरी कथा किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना है, और चंडीगढ़ के एग्जाम के क्वेश्चन है, वहां से ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो काव्यदर्श हो गई इसकी एक रचना, और एक दूसरी रचना है इसकी हो गई दस कुमार चरित। दस कुमार चरित कौन सी रचना होगी? दस कुमार चरित। ठीक है, ये तीनों रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। किसकी रचनाएं हैं? ये तीनों दंडी की रचनाएं हैं। ठीक है, आज की क्लास में आपको काव्य शास्त्र से संबंधित भी क्वेश्चन मिलेंगे, और ये आपकी रिक्वेस्ट थी। ठीक है, तो अवंत सुंदरी किसकी है? दंडी की है। काव्यदर्श और कुमार चरित किसकी है? ये भी किसकी है? दंडी की है। तीनों रचनाएं आपने अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? ठीक है,
तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी हम अच्छे से जानते हैं। कब मिली? 14 सितंबर 1949 को मिली थी राजभाषा के रूप में मान्यता। ठीक है, बघेली, कनौजी, मग्गी, बुंदेली में से कौन सी पूर्वी है? तो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बता देती हूँ फिर भी, कौन सी है? हमारी बघेली है। ठीक है, तो अलग तो नहीं है, कौन सी पूर्वी हिंदी वर्ग में, हाँ वही क्वेश्चन है। तो उसके बाद कवि कल्पतरु किसकी रचना है? मैं रीतिकाल के अंदर आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। कवि कल्पतरु किसकी रचना है? तो ये चिंतामणि की रचना है। और जो चिंतामणि ने इसके काव्य के तीनों अंगों का इसके अंदर अच्छे से वर्णन किया है। रस का भी इसके अंदर वर्णन किया गया है, छंद का भी इसके अंदर वर्णन किया गया चिंतामणि को के अंदर, और छंदों का भी इसके अंदर वर्णन किया गया। तीनों रूपों को, काव्य के तीनों अंगों का इसके अंदर अच्छे से वर्णन किया है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुना करो, कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो चिंतामणि की काव्य कल्पतरु है, इसमें काव्य के कौन कौन से अंगों का वर्णन किया गया? तीनों अंगों का वर्णन किया गया है, छंद, रस और अलंकार। ठीक है, तीनों का किया गया है। तो जैसे मतीराम की ललित ललाम थी, वो कौन सी मतलब कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है कि ये अलंकार निरूपण है या छंद निरूपण है, छंद निरूपण है मतलब, तो ऐसे आपको कंफ्यूज कर लेंगे। ललित ललाम मैंने आपको बताई थी, वो अलंकार निरूपण ग्रंथ है। और वृत्त कौमुदी है मतीराम का, वो क्या था? छंद पर आधारित उनका ग्रंथ है। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट भी याद किया करो। ठीक है, ये मतीराम यहाँ पर सामने ही था, मैंने तो देखा भी नहीं था। ठीक है, ये मतीराम के बारे में मैंने बता दिया, जो ललित ललाम है इनकी, ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम, ठीक है, जो ललित ललाम रचना है इनकी, ठीक है, वो किस पे है? अलंकार निरूपण पे आधारित है। ठीक है, अलंकार निरूपण के ऊपर आधारित है। ठीक है, छंद सारांश की छंद शास्त्र के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो उम्मीद कर, और चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यानिवास मिश्र का निबंध है? तो यदि आप अब भी आपके पास टाइम है, आज 3 जुलाई है, 4 है, 5 को है टीजीटी और पीजीटी में, अब भी आपको यही कहूंगी कि यदि आपके पास टाइम हो ना, तो निबंध, उपन्यास, कहानी अच्छे से देख के जाना, एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। और विद्यानिवास यदि आप चंडीगढ़ की भी तैयारी करोगे, DT+ भी करोगे, और नेक्स्ट देखो 1-2 साल में KVS भी जरूर आएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, यदि मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप देख रहे हैं, तो CTET आप जरूर करना, क्योंकि CTET के बेस के ऊपर हम बहुत सारे एग्जाम देते हैं, चाहे हमारी जॉब लगे ना लगे, पर हमें लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है कि हम कहाँ पर, हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है, हम कितनों से पीछे हैं और कितनों से आगे हैं। ठीक है, तो आप CTET जरूर देना। ठीक है, CTET के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं। और आपको पॉइंट के ऊपर लेके आते हूँ, विद्यानिवास मिश्र के यदि कभी निबंध पढ़ो तो विद्यानिवास मिश्र के निबंध जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में या तो ऑप्शन में मिलेगा या इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र के कौन सा निबंध है इनमें, तो ऐसे भी आप काट सकते हैं। हम ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, हम अच्छे से जानते हैं। कुटुज किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, अच्छे से जानते हैं। तो गुलाब और गेहूं और गुलाब किसकी है? ये आप बताओगे। चितवन की छां किसकी है? ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। और गुलाब और गेहूं ये आप बताओगे। और मगही बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? 2 क्वेश्चन आपने कमेंट में जरूर बताने हैं। ठीक है, चाहे सर्च करके बताओ, यदि सर्च करके बताओगे तब भी आपका बेनिफिट है। यदि आप क्वेश्चन को सर्च करने जाओगे, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो आप यदि एग्जाम के अंदर आ गए तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। जब मैं पढ़ती थी तो मैं भी, मुझसे जब कमेंट में पूछा जाता था, यदि मुझे नहीं आता तो मैं सर्च करके बताती थी और एग्जाम के अंदर आ जाता तो मुझे याद रहता था कि वो टीचर ने क्यों पूछा गया था कमेंट के अंदर। ठीक है, हमें कुछ सिखाने के लिए पूछा जाता है। यदि आप सर्च करोगे तो आप दोनों को सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम जानते हैं कि कामयानी कौन सी भाषा में है, तो हम जानते हैं कामयानी किस भाषा में, कामयानी हमारी हिंदी भाषा में है। मधुमालती ये सूफी काव्यधारा की रचना है और किस भाषा में है? जो सूफी काव्यधारा की सभी रचनाएं मोस्टली किस में है? अवधि में है। ठीक है, उसके बाद प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य का खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य है और इसका रचना वर्ष क्या है? 1914 है। और इसके जो रचनाकार कौन है प्रिय प्रवास के? वो हरिओद जी हैं। कौन है? हरिओद जी हैं। ठीक है, जितने भी मुझे फैक्ट याद होंगे मैं आपको अभी यहीं पर बता दूंगी, क्योंकि यहाँ फैक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रिय प्रवास का रचना वर्ष पूछ ले 1914, प्रिय प्रवास का रचनाकार का नाम पूछ ले, हरिओद हो गया। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो गया। ठीक है, और इसके अंदर सर्ग कितने हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। 17 सर्ग हैं। ठीक है, और कमायनी में कितने सर्ग हैं? कमायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है, तो उसके बाद ब्रह्म गीत किस भाषा में हुआ? तो ब्रज भाषा में हुआ और सूरदास की रचना है। ठीक है,
ठीक है। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की रचना है, ठीक है। सभी फैक्ट कर लो क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नियर है, ठीक है। ये किसकी रचना है? मंजन की रचना है, ठीक है। और मैंने सूफी काव्य की हर एक रचना को, हर एक रचना वर्ष को ट्रिक के साथ आपको करवा रखा है। जी वो किसी ने क्लास देखी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। भ्रमर गीत सूरदास का हो गया, ठीक है, सूरदास का हो गया, ठीक है। और मधुमालती मंजन की होगी। प्रिय प्रवास हरिओद की होगी। कमायनी कौन है? जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है। और मैं जयशंकर की कमायनी के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे फैक्ट याद हो गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मिलान करके देखते हैं, ये मिलान करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो भ्रमर पहला है, कमायनी का आएगा 2 ऑप्शन बी में है, और ख का आएगा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं 2, 3 ये हमारे ऑप्शन सी में है। वैसे भी मैंने आपको बता दिए थे सभी को। नीलम देश की राजकन्या में जिनेंद्र की हर एक रचना के बारे में आपको बता चुकी हूँ। जो मनोविश्लेषणवादी हिंदी के अंदर जो हिंदी कहानी है उसके अंदर मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हमारे 3 है, जिनेंद्र है, अगेय है और इला चंद्र जोशी है। और तीनों की रचनाओं को आपको टिप्स पे करना है। सच कहूं तो रट लेना है, ये भी कह दूंगी मैं तो, रट लेना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई नहीं पूछेगा आपने रट के किए हैं, समझ के किए हैं, कैसे किए हैं, ठीक है। यदि आप हिंदी व्याकरण को ट्रिक से करोगे, रट के करोगे तो आपको कभी नहीं आएगी लाइफ में। व्याकरण कॉन्सेप्ट से आती है और कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो हमें माइंड के अंदर स्टोर करने पड़ती हैं, ठीक है। अब स्टोर करने को कोई रट्टा बोल देता है, कोई स्टोर करना बोल देता है। तब भी हम जब कुछ को ट्रिक के साथ याद करते हैं रचना को तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक है। अब जिनेंद्र कुमार की कोई भी रचना, कोई भी उपन्यास कभी भी पूछ लो, मैं कभी नहीं भूलती। मैंने इतने अच्छे से जिनेंद्र कुमार को किया हुआ है, ठीक है। तो जिनेंद्र कुमार की रचना कौन सी है? नीलम देश की राजकन्या किसकी है? जिनेंद्र कुमार की रचना हो गया। चिड़िया हो गया, फांसी हो गया, पाजेब हो गया, खेल हो गया, ठीक है। और कल्याणी हो गया, त्यागपत्र हो गया, विवर्त हो गया, ठीक है, वे प्रश्न हो गया, जड़ की बात हो गया। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? जिनेंद्र की। और आदि तो मैं मुझे अभी मतलब याद भी नहीं होंगी, फिर भी मैंने आपको बहुत सारी रचनाएं बता दी। उसके बाद स्ट्राइक किस विधा की रचना है? ये कौन सी रचना है? ये एकांकी है, ठीक है, भुवनेश्वर की रचना है ये, ठीक है। हाँ, भुवनेश्वर की है, ठीक है। उसके बाद कल्पना का सिद्धांत। देखो मैंने, यदि आप क्लास ध्यान से देख रहे हो तो अभी अभी मैंने कराया था। कल्पना सिद्धांत किसका है? कोलरिज का है, ठीक है। और अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अनुकरण का सिद्धांत दिया है। आपने याद रखने हैं, ठीक है, अनुकरण, अरस्तु, ठीक है, कोरिलेट कर लेना, ठीक है। प्लेटो को हमने पढ़ ही लिया था पीछे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां। तो निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप को मैं इतने अच्छे से समझा चुकी हूँ, ट्रिक के साथ भी करवा चुकी हूँ। इसके स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की थी। कब की थी? 1565 में की थी, ठीक है। और इसमें 4 शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। और 4 शिष्य किसके थे? विठलनाथ के थे, ठीक है। और जो पहले वल्लभाचार्य के शिष्य थे वो कौन कौन से थे? मैंने ट्रिक से करवाया था, KSP के, ठीक है। के एक बार और करवा देती हूँ क्योंकि कुछ तो अब आएंगे ना नए स्टूडेंट एग्जाम के पास क्लास देखने के लिए। KSP, ठीक है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। जब भी वी लिख के ऐसे लिखना, के से हो गए हमारे कुंभन दास, एस से हो गए हमारे सूरदास, पी से हो गए परमानंद दास और के से हो गए हमारे कृष्ण दास। ये चारों किसके शिष्य हैं? ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अष्टछाप के पहले 4 हैं और उसके बाद विठलनाथ के 4 शिष्य हैं। सुंदरदास हो गए सबसे छोटे हैं और वल्लभाचार्य के कुंभन दास सबसे बड़े हैं। ये भी पूछा जा सकता है पॉइंट देके कि सबसे छोटे कौन है और सबसे बड़े कौन है? कुंभन दास सबसे बड़े हैं वल्लभाचार्य के शिष्य और सुंदर दास इनमें सबसे छोटे कनिष्ठ हैं, ठीक है, कनिष्ठ हैं। कनिष्ठ बोल दिया जाता है छोटे के लिए और वरिष्ठ बोल दिया जाता है बड़े के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो बचे वो कौन है? उनमें बचे गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और सुंदर दास। ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ठीक है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और गलत हो तो कमेंट करके जाएं, ठीक है। मुझे तभी तो गलती का पता लगेगा कि मुझसे गलती क्या हो गई, ठीक है। तो उसके बाद आप समझ लेंगे अष्टछाप के कवि नहीं है, तुलसीदास नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इजी दे दिया। कृष्णदास किसके हैं? वल्लभाचार्य के। परमानंद किसके हैं? वल्लभाचार्य के। सूरदास किसके हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तुलसीदास का हमारा राइट आंसर होगा। संतन को, ये मैंने आपको बोला था जब मैंने आपको भक्ति काल करवाया कि ये आपने याद करनी है इस डेफिनेशन को, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।
ठीक है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? कुंभन दास इन पंक्तियों के रचयिता है। और जब अकबर ने कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया था तो रास्ते में जाते हुए कुंभन दास ने ये पंक्ति बोली थी, संतन को कहा सीकरी काम, आवत जावत पहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। रैदास के 40 पद किसके अंदर संकलित है? गुरु ग्रंथ के अंदर संकलित है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सूरदास, सूरदास किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, 3 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली। ठीक है, 3 रचनाएं की हैं। चित्त स्वामी किसके हैं? अब ये किसके हैं? विठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सभी समझ में आ गया होगा। उसके बाद एकत्र का विलोम बताइए। एकत्र का विलोम क्या है? एकत्र मैंने इकट्ठा, और विकर्ण क्या होता है? फैला देना। तो सबसे देखते ही मिल रहा है हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? आप उपन्यास के बारे में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो पहला उपन्यासकार कौन है? हमारा लाला श्रीनिवास दास है। उसका उपन्यास है जो उसका वर्षकाल क्या है? उस वर्षकाल क्या है? 1882 है। और हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। ठीक है, तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। उसके बाद है एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। एक अजान सो सुजान के उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट हैं। और गोपाल राम गहमरी को क्या बोला जाता है? कानन डायल बोला जाता है। कानन डायल बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या है? जासूसी, सॉरी इसके ऊपर वो नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। इन्होंने क्या है? जासूसी उपन्यास लिखे थे। ठीक है, इन्होंने कौन से उपन्यास? जासूसी उपन्यास लिखने के कारण इनको कानन डायल कहा जाता है हिंदी साहित्य का, गोपाल राम गहमरी को। ठीक है, तो प्रेमचंद के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो लज्जाराम मेहता की भी मैं आपको सारी रचनाएं करवा चुकी हूँ। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या था? जो बालकृष्ण भट्ट थे, और ये किस मंडल के कवि थे? ये भारतेंदु मंडल के कवि थे। और इन्होंने किस तरह के उपन्यास लिखे? सुधारवादी और उपदेश मूलक उपन्यास लिखे थे। ठीक है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, तो किसे जाता है? गोपाल राम गहमरी को जाता है। और यदि एक क्वेश्चन ऐसे भी आज, तो तिलस्मी उपन्यास किसने लिखे थे? तो बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखे थे। और एक सीरियल आता था चंद्रकांता संतति, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? कोठी की बात, तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? देवकी नंदन खत्री की रचनाएं हैं। और एक और अभी नाटक आता था जीटीवी पे, वो भी देवकीनाथ खत्री का, नरेंद्र मोहिनी क्या है? वो भी देवकीनाथ खत्री का उपन्यास था। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे आंसर क्या होगा? यदि आपसे श्री गणेश जासूसी उपन्यासों का पूछ लिया जाए तो गोपाल राम गहमरी इसका राइट आंसर होगा। तिलिस्मी उपन्यासों का जनक पूछ लिया जाए, तिलिस्मी उपन्यासों का जनक पूछ लिया जाए तो कौन होगा? वो हमारा कौन होगा जनक? तो वो होंगे में हमारे देवकी नंदन खत्री। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वपन किसने लिखा था? क्योंकि श्यामा स्वपन पूछा है तो किसने लिखा था? सीधा इसका आंसर बता देती हूँ, ठाकुर जगमोहन ने लिखा था। ये आपने अच्छे से याद रखना है। बालकृष्ण बारे में मैं आपको बता दिया, बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन को हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था? ठीक है, थॉमस डे का लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास है, उसका ये नाम है सैंडफोर्ड एंड मर्टन। का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था? तो किसने किया था? वंशीधर ने किया था। इसका राइट आंसर होगा। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, जो उपन्यास रहस्य है, तो इस निबंध के लेखक पूछा है कौन है? उपन्यास रहस्य आपने अच्छे से याद करना है, किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे हिंदी व्याकरण से होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो प्रीवियस ईयर है तो एग्जाम के अंदर और बार बार पूछे जाते हैं। जो व्योवृद्ध संधि है मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। मैं आपको बोलती भी हूँ कि विसर्ग संधि की फेवरेट संधि है ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? व्योवृद्ध संधि शब्द को किसकी संधि, कौन सी शब्द संधि है? ये विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनना है। ठीक है, तो इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? गीतांजलि इनके अंदर अशुद्ध शब्द है। गीतांजलि को ऐसे लिखा जाता है, एक मिनट, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, गीता धन अंजलि किससे बना है? ये गीता धन अंजलि से बना है। ठीक है, गीता धन अंजलि से बना है।
गीतांजलि। ठीक है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, उसके बाद है किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम पदबंध पूछा जाता है, जैसे क्रिया पद संज्ञा पदबंध पूछा जाता है, हमें विशेषण पदबंध पूछा जाता है, तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध पूछा गया है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। मेरे भी यहाँ पर उपन्यास है। रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले युवा स्नानिध्य के उष्मा पहचाने। देखो इसके अंदर तो कोई भी हमें वो नहीं मिल रहा है, सर्वनाम देखने को नहीं मिल रहा। अगला क्वेश्चन है राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस रावण को मार डाला। तो राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण को मार डाला, यहाँ पर तो क्या है, संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे राम हो गया, रावण हो गया। 5वीं मंजिल से गिरा मरेगा नहीं तो और क्या जिंदा बचेगा, यहाँ पर भी कोई क्या सीधा सीधा हमें सर्वनाम नहीं दिख रहा। तो सर्वनाम देखो कहां पर दिख रहा है, मेरे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मेरे रिश्तेदारों में से कोई भी क्या हो गया, यहाँ पर सर्वनाम हो गया। मैंने आपको कल व्याकरण में बता दिया था। तो कोई कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, यही इसमें क्या है, सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है, मेरे रिश्तेदारों में से कोई। ठीक है, ये क्या है, हमारा सर्वनाम पदबंध है। उसके बाद है किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। सीधा सीधा भी इच्छा किस वाक्य के अंदर, इच्छा शब्द का वाक्य का किस अंदर, सॉरी, जो इच्छा वाला वाक्य है कौन सा है, हमें ये बताना है। ठीक है, ईश्वर तुम्हारा भला करे, पहला ही ऑप्शन लग रहा है मुझे, तो ईश्वर तुम्हारा भला करे। क्या मांगा गया है, किसी के बारे में इच्छा मांगी गई है। ठीक है, इच्छा की गई है। अब मैं आपको कह दूं कि आप भगवान करे आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, और मैं तो विश भी करूंगी क्योंकि हम इतने समय से जुड़े हुए हैं, तो आपसे अटैचमेंट हो जाती है। मैं आपके कमेंट भी देखती हूँ, हर एक को जानती भी हूँ। ठीक है, तो हम अटैचमेंट हो जाती है कि आपके पेपर का मुझे भी आपसे ज्यादा वेट है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसलिए ये मैंने आपको सामने शब्द बोल दिया, भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और मैं सच में कह रही हूँ कि भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो रहा, आप एग्जाम क्रैक करो। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, भगवान तुम्हारा भला करे, इच्छार्थक वाक्य होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। कृपया यह प्रकरण जांच दीजिए, यहाँ पर क्या है, किसी को आज्ञा दी गई है। ठीक है, कि ये काम कर दीजिए। लगता है इस वर्ष खूब वर्षा होगी, यहाँ पर क्या की गई है, संभावना बताई गई है। क्या किया गया है, संभावना बताई गई है। ठीक है, लगता है कि वर्षा होगी, हमें नहीं पता होगी या नहीं होगी, सिर्फ संदेह और संभावना है। यदि वह पढ़ता तो आज सफल हो जाता, यहाँ पर क्या किया गया, संकेत किया गया कि यदि वो पढ़ता तो सफल हो जाता। ठीक है, तो उसके बाद हमारा किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। तो आप ना 2 टॉपिक अच्छे से करके जाना, मैं हर एक क्लास में बताती हूँ, सार्वनामिक विशेषण और विशेषण। और मैंने कल आपका डाउट क्लियर भी करवा दिया। यदि आपका क्लियर हो तो डाउट जरूर कमेंट करना कि आप अच्छे से जानते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है और विशेषण क्या होता है। कई बार इस कॉन्सेप्ट में ना भूल जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा सार्वनामिक विशेषण पूछा है, सर्वनाम नहीं पूछा। ये विशेषण का भेद है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो तुम सब आ गए, अच्छा कहाँ रहते हैं। ठीक है, तुम सब। ठीक है, तो आगे है जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ। जो बाहर खड़ा है, यहाँ पर क्या बताया गया, स्थान बताया गया है, स्थान, बाहर खड़ा है जो किसके लिए प्रयोग हुआ है। अब जो सर्वनाम है, जो यहाँ पर क्या है, वो सर्वनाम है। ठीक है, तो जो की जगह, यदि जो की जगह में राम लिख दूं तो हमारा वाक्य संज्ञा की जगह आता है, सर्वनाम कहां पर आता है, जो संज्ञा, राम हमारा संज्ञा शब्द है, जो सर्वनाम है। और हमेशा हमारे जो वाक्य होते हैं ना, जो सर्वनाम होते हैं, वो संज्ञा की जगह आते हैं। यदि मैं राम बाहर खड़ा है, देखो ये तो बन गया हमारा सेंटेंस, राम बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ। तो इसमें तो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम सब आ गए, तुम सब, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सर्वनामिक विशेषण नहीं है, ओनली सर्वनाम है। ठीक है, तुम छात्रों के लिए किताबें ले आओ। यदि मैंने आपको ध्यान से देखा होगा तो कल आपको करवाया था, छात्र यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है। छात्र यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है। और जो संज्ञा से पहले आते हैं शब्द सर्वनाम के, तो तुम आ गया। ठीक है, तुम आ गया, यह भी आ सकता है, यह भी आ सकता है, वह भी आ सकता है। ठीक है, ये भी आ सकता है, वे भी आ सकता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। छात्र यहाँ पर संज्ञा हो गया और तुम क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, ये सर्वनाम बता रहा है। छात्र की विशेषता कौन बता रहा है, ये सर्वनाम बता रहा है, तुम बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हुआ। छात्र की विशेषता कौन बता रहा है, तुम शब्द बता रहा है। तो ये कौन सा हुआ, तुम सार्वनामिक विशेषण हुआ। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और बता दें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन,
वह दिन भर लिखता रहा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद अंकित कीजिए। वह दिन भर लिखता रहा, देखो मैंने आपको अव्यय करवाए थे उस क्लास में, हर एक पॉइंट को समझाया था, और हिंदी व्याकरण की जो कल मैराथन करवाई थी उसमें भी समझाया था, एक एक पॉइंट को बता चुकी हूं मैं। फिर भी जो नए स्टूडेंट है, नए क्लास देखने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए बता देती हूँ। दिन भर से माइंड के अंदर क्या फीलिंग आ रही है कि समय की बात हो रही है, पूरे दिन की। ये क्या हो गया, हमारा समय हो गया। ये कोई स्थान नहीं है, ये कोई रीति नहीं है, ये कोई परिणाम नहीं है। तो ये हमें समय का बोध करवा रहा है। पूरे दिन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं पूरे दिन से घर का काम कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये समय है। तो समय किसके अंदर आता है, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आता है, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। रीति के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारी क्रिया की शैली के बारे में बताए, ठीक है, रीति के बारे में बताए, उसकी शैली के बारे में बताए, क्रिया के ढंग के बारे में बताए, तो वहां पर क्या होगा, हमारा रीतिकालीन क्रिया विशेषण होगा। जैसे धीरे धीरे घोड़ा धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर घोड़े के चलने के बारे में बताया, उसकी शैली के बारे में बताया है। मोहन दूध पीता है, तो यहाँ पर क्या है, मोहन के दूध पीने के बारे में बताया, उसके ढंग के बारे में बताया। तो वहां पर सेना पैदल चलती है, देखो एक एग्जाम्पल है, सेना पैदल चलती है, तो क्या है, उसके चलने के बारे में, उसके ढंग के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। स्थानवाचक कहाँ होगा, जैसे अभी था कि राम बाहर खड़ा है, अभी मैं यहां पर लिख देती हूँ, राम बाहर खड़ा है, ठीक है। तो राम बाहर खड़ा है, बाहर क्या है, उसका स्थान बता रहा है, तो बाहर क्या है, उसका स्थान बता रहा है। ऊपर यदि यहाँ पर ऊपर लिख देते तो वो भी क्या था, इसका स्थान था। नीचे लिख देते वो भी क्या था, इसका स्थान था। आगे लिख देते वो भी क्या था, इसका स्थान था। तो ये क्या है, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पिताजी बाहर गए हैं, ठीक है, ये भी क्या है, हमारा क्रियावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उम्मीद करती हूँ तीनों आप समझ गए होंगे। परिणामवाचक क्रिया विशेषण होता है कितना, जहां हमें कितना का उत्तर मिले वहां पर होगा परिणामवाचक, ठीक है। और यदि हमें कहाँ का उत्तर मिले वहां पर होगा स्थानवाचक, ठीक है। और यदि हमें जैसे किसी ढंग का उत्तर मिले, काम करने का मिले, तो वहां पर होगा मतलब रीतिवाचक। कहाँ का उत्तर मिले, कैसे का उत्तर मिले, सॉरी, रीतिवाचक के लिए होगा कैसे का उत्तर मिले, ढंग और काम करने का पता चले, कैसे का उत्तर मिले। राम दूध पी रहा है, कैसे पी रहा है, ठीक है, ऐसे हो गया जैसे। और सेना पैदल चल रही है, कैसे चल रही है, पैदल चल रही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। वह दिन भर लिख रहा है, तो कैसे लिख रहा है, 2 दिन भर लिख रहा है, तो ये हमारे रीतिवाचक के अंदर आ गए। और यदि समय कहाँ, काल में किसका उत्तर होता है, काल, कब, यदि हमें कब का उत्तर मिले तो वहां पर हमारा क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मेरा भाई कल दिल्ली जाएगा, कब जाएगा, कल जाएगा। आज मेरी माताजी आएगी, कब आएगी, आज आएगी। तो ये हमारे कालवाचक के अंदर हो गए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद है असंगत कथन को छांटिए, ठीक है। असंगत कथन छांटना है हमने इसके अंदर। नापाक होगा, यहाँ नायक नहीं होगा, नापाक, ठीक है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, यहाँ पर खिलसा नहीं होता, ठीक है, यही हमारा गलत है। दोपहर का समय क्या होता है, पूर्वाह्न होता है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। लोमहर्षक होता है। बालू का युक्त तट को क्या कहते हैं, सिकता कहते हैं, यही हमारा यहाँ पर क्या है, गलत आंसर है, ठीक है। उसके बाद है अशुद्ध वाक्य, और यहाँ पर लिप्सा दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य छांटना है। हमने वाक्य दिया हुआ है और हमें अशुद्ध छांटना है, ठीक है। तो इसके अंदर वाक्य कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, ये हमारा पहला वाक्य है। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल है, मेरठ में कई दर्शनीय स्थल है, ये भी ठीक है। यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल इसलिए लगाया क्योंकि हम छात्राओं को बताना चाहते हैं, ठीक है। मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं सर्वनाम लगा है, अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल, क्रिया भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा गलत अशुद्ध कौन सा, ये वाला है। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, यहाँ पर आना चाहिए था आपसे मिलकर मुझे आनंद हुआ, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, अशुद्ध वाक्य है। उसके बाद है किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है। वाक चातुर्य, वाक चातुर्य, वाक चातुर्य होता है वाणी में चतुर, ठीक है। जो व्यक्ति वाणी में चतुर होता है, वाक का अर्थ होता है वाणी। तीर्थाटन का अर्थ होता है तीर्थों में आटन घूमना, ठीक है। अरण्य रोदन, अरण्य मतलब अरण्य में रोना, ठीक है। मीन केतु का अर्थ होता है, मीन केतु कामदेव के लिए भी प्रयोग, मछली के लिए और शायद कामदेव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास है। क्या है हमारा, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। तो हमारा ये बहुब्रीहि का समास का उदाहरण है, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में गरुड़ का पर्याय नहीं है? गरुड़, ठीक है, गरुड़ से पर्यायवाची से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको देख लीजिए। तो गरुड़ का पर्यायवाची एक तो मैंने आपको बता रखा है वेतन्य, वेतन्य मतलब वनीता का पुत्र, ठीक है, वनीता का पुत्र। और वनीता में जब एय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? वनतेय बन जाता है, ठीक है। वनतेय किसको बोलते हैं? गरुड़ को बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं? गरुड़ को बोलते हैं, ठीक है। और अहि बोजी, अहि किसका है? सांप का पर्यायवाची है, किसका है? सांप का पर्यायवाची है। और अहि बोजी सांप को खाने वाला किसको बोलते हैं? गरुड़ को ही बोलते हैं। खगनाथ पक्षियों का राजा, खगनाथ किसको बोलते हैं? पक्षियों का राजा। और पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़ है, ठीक है, पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़ है। तो अब बच्चा को हेरब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हेरब गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये जो कल 2 जुलाई थी ना, कल जो यूपी टेट हुआ ना, वहां से लिए गए क्वेश्चन है, जो कल के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो मैंने आपको व्याकरण करवाई है, देखो वहां से साफ साफ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दंत का तद्भव क्या होगा? दंत हमारा तत्सम है, तो दंत का तद्भव क्या होगा? दांत होगा, ठीक है। उसके बाद है तरंग और तुरंग, ठीक है, ये अपने अच्छे से किए होंगे, ठीक है। तरंग किसको बोलते हैं और तुरंग किसको बोलते हैं? ठीक है, तरंग बोलते हैं लहर को और तुरंग बोलते हैं घोड़े को। मैंने घोड़े के पर्यायवाची आपको करवा रखे हैं, ठीक है। सैंधव बोलते हैं, बाजी बोलते हैं, घोड़े को क्या बोलते हैं? बाजी भी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग सा है, ठीक है। और गोटक बोलते हैं, ठीक है, गोटक हो गया, ठीक है। और हया हो गया, ठीक है। और एक और हो गया सैंदर्भ हो गया, ठीक है, सैंदर्भ हो गया, ठीक है। ये सब किसको बोलते हैं? घोड़े को बोलते हैं। तुरंग हो गया, तुरंग भी घोड़े को बोलते हैं, ठीक है। तरंग हो गया लहर और तुरंग हो गया असब, ठीक है। ये कल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। महल का विपरीत अर्थ क्या होगा? जोफड़ी होगा, बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन है। अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने जिसमें अनुस्वार युक्त है, ठीक है। संगठन में बिल्कुल सही, संगठन नहीं होता इसलिए गलत है, इसके ऊपर अनुस्वार नहीं है, पर अनुस्वार गलत लगा है, तो क्या है? ये हमारा राइट आंसर है, संगठन होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। संबंध बोधक का, के, की होता है, रा, रे, री होता है, ठीक है। तो का, के, की देखते ही ऑप्शन डी में हमें मिल गया। उसके बाद उचित विराम चिन्ह को लगाइए। मुझे आम, उचित विराम चिन्ह लगाना है हमने, ठीक है। सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है, ठीक है। यदि आपने विराम चिन्ह पढ़े होंगे तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। मुझे आम, जब देखो आम सेब एक ही तरह के शब्द आते हैं तो बीच में क्या लगता है? हमारा अल्प विराम लगता है। और लास्ट पद से पहले क्या लगता है? क्रिया से पहले जब 2 शब्द एक जैसे हो तो क्या लगता है? बीच में और लगता है। तो देखो ढूंढो, आम सेब, ये भी बिल्कुल गलत है। मुझे आम सेब, ये भी बिल्कुल गलत है। मुझे आम सेब, ये भी बिल्कुल, मुझे आम सेब और केला बिल्कुल सही है। देखो लास्ट शब्द खत्म होने से पहले जो शब्द 2 एक जैसे उनके बीच में और लगेगा, और उससे पहले कितने भी शब्द आ जाएं, यदि यहाँ पर आम सेब, यदि यहाँ पर चीकू भी आ जाता तो फिर भी हमारा क्या लगता? तो केला क्या लगता? तो अल्प विराम लगता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है? राइट आंसर होगा। उसके बाद घाट घाट पानी, घाट घाट का पानी पीना, जो इसका अर्थ क्या होगा? काफी, घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होगा? काफी अनुभवी होना, ठीक है। उसके बाद है किला और कील के शब्दों का सही अर्थ बताइए। समश्रुत बिनार्थक शब्द से लिया गया है। किला एक दुर्ग को बोलते हैं हम, ठीक है, जैसे हमारा ताजमहल हो गया या फिर लाल किला हो गया, ठीक है, तो इन दुर्ग को बोलते हैं। और कील किसको बोलते हैं? लोहे या धातु से बनी कील को बोलते हैं, ठीक है। कल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, जो यूपी टीजीटी हुआ है, ठीक है। दुष्चरित्र का सही समास विग्रह क्या होगा? ठीक है, दुष्चरित्र, उसका चरित्र कैसा है? दुष् है मतलब बुरा है, बुरा है जो चरित्र, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। चंद्रवदन, चंद्रवदन का सही समास विग्रह क्या होगा? चंदन सा वदन, चंदन के समान वदन, चंदन के समान, चंद्रवदन, ठीक है, चंदन के समान वदन होगा। और ये कर्मधारय का उदाहरण है चंद्रवदन, ठीक है। चंद्र के समान वदन, उपमान और उपमेय बताई गई है यहाँ पर। उपमान और उपमेय में कल्पना की गई है, ठीक है, तुलना की गई है दोनों की, ठीक है। मेघ का समानार्थी कितना अच्छा है? मेघ किसको बोलते हैं? बादल को बोलते हैं, ठीक है। ध्यान पूर्वक शब्द, यह किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, मैंने अभी अभी आपको करवाया, जो जहां पर क्रिया की शैली ढंग का पता चले वहां पर क्या होता है? रीतिवाचक होता है। ध्यान पूर्वक, ठीक है, वह मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहा है। अब कैसे लगाकर देखो, ठीक है।
सेंटेंस बनाओ और कैसे लगाकर देखो, वह मेरी बात को कैसे सुन रहा है, ध्यान पूर्वक सुन रहा है। तो रीतिवाचक क्या होगा, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। उसके बाद राम धन आल्या, इतना इजी है। यहाँ पर आ और आ का मेल होगा, जब दोनों ही सेम होंगे तो कौन सी संधि होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। और कौन सा शब्द बनेगा, रामाल्या शब्द बनेगा। ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर, रामाल्या बनेगा। देखते ही हमें पता है तो बिल्कुल ही गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, मुझे लगता है एस्टेट को छोड़ के सभी एग्जाम फिर भी ठीक होते हैं, सबसे हाई लेवल का एग्जाम होता है एस्टेट में, तो आपके सामने बोल देती हूँ। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एस्टेट में बहुत कम आते हैं, बहुत हाई लेवल के आते हैं वहां पर। ठीक है, संधि भी ऐसी आ जाती है जहां पर 10 मिनट तो संधि लगा देती है कि असंगत ढूंढने में। सिर, उसका सिर खुजलाना, यह कौन सी क्रिया है, उसका सिर खुजलाता, लाता देखो, लाता किसी से काम करवाना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो खुजलाता है, तो यहाँ पर सिर खुजलाता है, जो क्रिया है इसका असर किसके ऊपर हो रहा है, सिर के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, साक्रमक क्रिया है। सिर खुजलाता है मतलब यहाँ पर खुजलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सिर पर पड़ रहा है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग, चंद्रमा शब्द और ब्राह्मण शब्द दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह कौन सा है। अब आपको समझ में आएगा, जो चंद्रमा और ब्राह्मण को दोनों के लिए एक समानार्थी शब्द है वो कौन सा है। तो वहां पर कौन सा होगा, चंद्रमा को भी द्विज बोल देते हैं और ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं। और किस सब, इसका राइट आंसर द्विज होगा। क्यों, और किसको द्विज बोलते हैं, पक्षी को भी द्विज बोल देते हैं, मैंने आपको पर्यायवाची में करवाया था। और दांत, जो हमारे मुंह के अंदर दांत है, इनको भी द्विज बोल देते हैं, कहीं एग्जाम में आ ना जाए। क्यों बोल देते हैं, पहले हमारे दूध के दांत होते हैं, उसके बाद हमारे परमानेंट दांत आते हैं। पहले हमारे टेम्परेरी होते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो दांत भी हमारे 2 बार जन्म लेते हैं। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेना। ठीक है, द्विज का क्या अर्थ होता है, 2 बार जन्म लेना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे से और एक बार अंडे के रूप में, फिर अंडे से, 2 बार पक्षी का जन्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। पक्षी का भी द्विज होता है और दांत का भी द्विज होता है, और मैंने आपको समझा भी दिया। उसके बाद त्र व्यंजन किन 2 वर्णों से मिलकर बनता है। ठीक है, त्र व्यंजन है वो किन 2 वर्णों से मिलता है, जैसे हम अच्छे से जानते हैं, त्र के अंदर क्या है, आदि त है और र पूरा है, जिसने आपने याद रखना है, त आधा है। ठीक है, र कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर यदि किसी को नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज होने के लिए तो उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ता और सा तो बिल्कुल नहीं होगा, तारा हलांति नहीं दिया, ये भी बिल्कुल है। कंफ्यूज करने वाले तो ऑप्शन ही नहीं डाले, सीधा सीधा आंसर ए होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए श किस किस से बना है, क के नीचे हलंत धन सा से बना है। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से अर्ध विराम का सही उपयोग कहां पर होगा। ठीक है, ये हमने अर्ध विराम लाना है, तो यहाँ कहां पर लगेगा, अल्प विराम, सॉरी। ठीक है, तो कहां पर लगेगा, राम श्याम, तो यहाँ पर नहीं लगेगा, राम श्याम मोहन स्कूल गए। ठीक है, राम श्याम, तो राम स्कूल गया, ये यहाँ पर बिल्कुल सही लगा है, राम स्कूल गया और श्याम घर पर आ रहा है। जब हम पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं तो वहां पर हमारा ये वाला क्या है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम में हम थोड़ी समय के लिए रुकते हैं, ये पूर्ण विराम है। जब हमें पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो तो ध्यान से सुनिए, वहां पर हम क्या लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं। अब इसको ऐसे बोलेंगे, राम स्कूल गया श्याम घर पर रहा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है। ठीक है, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है, तो इसमें पूछा है कि दूध कौन सी संज्ञा है। और हम अच्छे से जानते हैं, जहां पर भी तेल का प्रयोग हो, जहां पर भी सॉरी द्रव्य वाली वस्तुओं का प्रयोग हो, ठीक है, तरल वस्तुओं का प्रयोग हो, वहां पर हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूध पूछा है तो दूध को कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, श्याम पानी पीता है, बताइए इसमें क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, श्याम पानी पीता है। ठीक है, किस प्रकार की क्रिया हो रही है, तो पानी पीता है, तो एक पानी पीता है, तो ये कौन से प्रकार की क्रिया हुई, शक्ति बोधक, इच्छा बोधक, ये तो बिल्कुल भी नहीं, द्विकर्म भी नहीं हो रहा, तो बचा क्या, इसमें एक कर्मक क्रिया हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कर्म है, पानी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, र के ऊपर, र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा, अच्छा ऊ या ऊ, र है ना, र, इसके बीच में ऊ की मात्रा कहां पर लगती है, ये पूछा हुआ है।
अलग से लगती है, ऊपर लगती है, बीच में लगती है। देखो र ऐसा शब्द है जिसमें ऊ की मात्रा बीच में लगती है। यदि ऐसे लगाएं तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, और ऐसे सर्कल करके लगाएं तो ये बड़े ऊ की मात्रा है। ये छोटे ऊ की है और ये बड़े ऊ की है, ये भी डिफरेंस होता है। कई बार हमसे शुद्ध वर्तनी में ये गलत हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके बाद संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता, ठीक है। तो संयुक्ताक्षर जो शब्द होते हैं उनके जो व्यंजन होते हैं उनके बीच में क्या नहीं होता, उनके बीच में क्या होता है, स्वर नहीं होता। जब दो संयुक्ताक्षर जुड़ जाते हैं तो उनके बीच से स्वर खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से देशज शब्द चुनिए। देशज मैंने आपको कल ही करवाया था, जिनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय प्रभाव से हुई है, जिन शब्दों की उत्पत्ति क्षेत्रीय प्रभाव से हुई है, ठीक है, या फिर किसी देश में के अंदर हुई है तो उनको क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं, ठीक है। नेत्र तो बिल्कुल तत्सम शब्द है, वृक्ष भी तत्सम शब्द है, कृष्ण भी तत्सम शब्द है। गड़बड़ क्या है, हमारा देशज शब्द है। देखो कितना इजी एग्जाम आया हुआ है। मेरा विचार है कि आज घूमने चले, यह कौन सा वाक्य है, ठीक है। मेरा विचार है कि, देखो ये क्या है, जुड़ा हुआ है। जहां पर भी एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड होता है, आश्रित होता है, वहां पर क्या होता है, हमारा मिश्रित वाक्य होता है। या फिर की से जुड़ा हो, ठीक है, जो से जुड़ा हो, जो की से जुड़ा हो, ठीक है, और क्योंकि से जुड़ा हो, ये हमारे क्या होते हैं, ये मिश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इतनी डिफिकल्ट व्याकरण मुझे लगता है बस हरियाणा से सिवा मुझे किसी एग्जाम में नहीं देखी। मैंने केवी भी दिया, एनवी भी दिया, ईएमआरस भी अभी दिया है, और चंडीगढ़ वाला एग्जाम भी दिया है, तब सब दिए हैं और मैंने आपको करवा भी दिए हैं। तो जितनी डिफिकल्ट हिंदी व्याकरण हरियाणा में पूछी जाती है, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में पूछी जाती है, ठीक है। तो अच्छे से पेपर को करना, बहुत डीप से सोच के समझ के, निग्लेक्ट ऑप्शन काट काट के फिर पेपर करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इतनी इजी व्याकरण हमारे एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है। तो चल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ होता है शर्म अनुभव करना। निश्चल संधि का रूप क्या है, ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो इसमें क्या होगा, विसर्ग संधि है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी लिखने में। तो विसर्ग संधि है, तो ये इस विसर्ग संधि का सही रूप क्या होगा, निश्चल होगा। बीच में क्या आ जाएगा, जब विसर्ग का मेल चा से होता है तो आधा सा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है, जहां पर इस वाक्य के अंदर एक क्रिया होती है वहां पर सरल वाक्य होता है। मेज पर पुस्तक रखी है और यहाँ पर क्या है, एक ही क्रिया है। तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा लो या फिर आपको पता ही होगा, जहां पर जिस वाक्य में एक क्रिया होती है वहां पर सरल वाक्य होता है। जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होता है, ठीक है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित मिले तो वहां पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। ये शब्द जुड़े मिलेंगे आपको, जो से, की से, क्योंकि से। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, और से जुड़े मिलेंगे, इसलिए से जुड़े मिलेंगे, किंतु से जुड़े मिलेंगे, परंतु से जुड़े मिलेंगे, ठीक है। और संयुक्त वाक्य के अंदर क्या होंगी, दो क्रिया होंगी, ठीक है, दो शब्द होंगे और क्रिया से जुड़े होंगी, ठीक है। जैसे राम खाना खाया, राम ने खाना खाया, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। राम ने खाना खाया और सो गया, ठीक है। राम ने खाना खाया, अभी और के साथ जोड़ दिया इसको, और सो गया। अब देखो, एक क्रिया खाना खाया हो गई और एक क्रिया सो गया हो गई, ठीक है, और के साथ जोड़ दिया। तो ये कौन सा वाक्य है हमारा, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से पाई जाने वाली तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, तिरछी रेखा सक्रम में लिखी है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये तो देखो ये पद्यांश से लिए पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप पढ़ के ही कर लोगे। उसके बाद आ जाता है हमारा अगले क्वेश्चन 62 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इनको अच्छे से करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, हरियाणा वाले क्वेश्चन आ गए अब। तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए, ठीक है। शुद्ध वर्तनी पूछी है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी देखो, ये तो मेरे से टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी बिल्कुल सही थी, ठीक है। विदार भी सही है, छिपकली भी सही है। जो प्रस्तुतिकरण है, जब प्रस्तुतिकरण होता है ना, जब प्रस्तुति, ठीक है, जो प्रस्तुति होता है ना शब्द, ठीक है, जो जब इसके अंदर हम कर्ण जोड़ते हैं ना, कर्ण को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये हमारा बड़ी जो प्रस्तुति की मात्रा है वो क्या हो जाती है, तो बड़ी हो जाती है। ये ऐसे लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, कैसे लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण। तो यही हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। उसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते, ये एनसीईआरटी से लिया गया है।
प्रेमचंद के फटे जूते शब्द चित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैं बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर भी पढ़ा चुकी हूँ। तो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया। हरिप्रशंकर क्या है? एक व्यंग्यकार है और सभी रचनाएं मैं आपको करवा चुकी हूँ। वैष्णव की फैसलन इसकी रचना है। पगडंडियों का जमाना इसकी रचना है। भूत के पांव पीछे इसकी रचना है। ठीक है, एक और है इसका, शिकायत मुझे भी है। ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? हरिशंकर परसाई की और एनसीईआरटी के अंदर दी गई हैं। ठीक है, संत साहित्य के संबंध में असंगत, ये है हमारे सच में पूछे तो एस्टेट के क्वेश्चन। ठीक है, यही यहाँ ऐसे पूछे जाते हैं हमारे एस्टेट में क्वेश्चन। असंगत ढूंढिए, असंगत ढूंढिए। तो संत साहित्य के बारे में असंगत बताना है। सिद्धार्थों जो सिद्धों के चार्य पदों में संतों के पदों का मूल स्तोत्र दृष्टिगोचर होता है। बिल्कुल सही है ये बात। जो सिद्धों के चार्य पद हैं, जो सिद्धों ने चार्य पद लिखे थे, जैसे उसने कणप्पा ने लिखे हैं, सरप्पा ने लिखे हैं, तो उनके चार्य पद हैं संतों के पदों का मूल स्तोत्र। जो संत आए, पहले सिद्ध आए, फिर नाथ आए, फिर संत आए, तो पदों का मूल स्तोत्र दृष्टिगोचर होता है। जो संतों के पद है ना, ये हमें ये पता, ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो संतों के पद है ना, इनका स्तोत्र क्या है? वो सिद्धों के चर्या पद हैं। ठीक है, थोड़ा उलझा दिया है मैंने, आपको समझा दिया कि संतों के चर्या जो पद है ना, वो सिद्धों के चर्या पदों से लिए गए हैं, उनका ये उनका स्तोत्र है। तो ये बिल्कुल सही बात है, समझ लेना आप। संत काव्य रूपों में प्रयुक्त शब्द या शब्द वस्तुतः गुरु के ज्ञान का प्रतीक है। बिल्कुल शब्द है, गुरु के ज्ञान को उन्होंने बहुत ज्यादा माना था। संतों के पदों का प्रधान रस श्रृंगार व करुण है। बिल्कुल भी नहीं। जो संतों ने पद किए थे उसमें किसी, अब जो सिद्ध है, नाथ है, जो संत है, सॉरी वो है कबीर हैं, ठीक है, दादू दयाल हैं, रैदास हैं, तो वहां पर कोई श्रृंगार रस का नहीं था और करुण रस नहीं था। तो उनका क्या था? शांत रस का प्रयोग किया था। भक्ति जो पद होते हैं वहां पर शांत और अद्भुत रस का प्रयोग किया था। क्या है? अद्भुत, जो अद्भुत रस का क्या हुआ था? प्रयोग किया था। ठीक है, तो यही हमारा सेंटेंस क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, यही असंगत और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। हरमैनियों की रचना दोहों और चौपाइयों में की गई है। ये भी आपने याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि जोरमैनिया है, जोरमैनी किसकी है? कबीरदास की रचना है। तो इसकी रचना किसमें की गई है? दोहा और चौपाई में की गई है। ये पॉइंट आपने याद कर लेना। ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ के तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इसलिए प्रीवियस ईयर और एमसीक्यू करवाए जाते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, ताकि आप पॉइंट को याद कर लो। सिर्फ आंसर को मत देखो। ठीक है, आंसर को तो देख के सब चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे करके जाने का फिर आपका कोई फायदा नहीं है। सभी ऑप्शन को पढ़ो, क्योंकि अब एग्जाम आपका 2 दिन में ही एग्जाम है, तो आपको याद रहे। ठीक है, रमैनी की रचना किसमें की गई है? दोहा और चौपाई में की गई है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और गुरु के ज्ञान का प्रतीक माना गया प्रयुक्त काव्य रूपों में भी, ये भी बिल्कुल सही है। चर्या पदों का मूल स्तोत्र, जो संतों का जो मूल स्तोत्र है, वो काम किसको माना गया? सिद्धों के चर्या पदों को माना गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जो कबीरदास है, उन्होंने उल्टबासियां की थी, वो सिद्धों की रचनाओं से प्रभावित होकर की थी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पढ़ो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो उसके बाद अष्टछाप के कवियों के संबंध में कौन सा गलत कथन असंगत है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया। मैंने आपको मॉक करवाए हैं या प्रीवियस ईयर करवाया है और आपको हिंदी साहित्य पढ़ाया, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कुंभन दास और कनिष्ठ नंददास है, मैंने आपको अभी बताया था, अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो वरिष्ठ हम जानते हैं कुंभन दास हैं और कनिष्ठ मतलब नंददास हैं। शायद मैंने सुंदरदास बोल दिया होगा, उसके लिए सॉरी, नंददास हैं। ठीक है, तो मुझे अब याद आया। अष्टछाप को अष्ट सखा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और ये श्री नाथ के मंदिर में क्या करते थे? कीर्तन वगैरह किया करते थे, जो अष्टछाप के कवि थे। सूर सागर श्री भगवत के नवम स्कंद पर आधारित है, बिल्कुल भी नहीं, यही हमारा गलत है। मैंने आपको ये सूरदास और सूरदास की रचनाओं के बारे में भक्ति काल में ये क्वेश्चन करवा रखा है, उसके प्लेलिस्ट के अंदर ये क्वेश्चन है। तो नवम स्कंद नहीं है, ये दसम स्कंद है। ठीक है, दसम स्कंद से पर आधारित है। ठीक है, कितनी छोटी सिल्ली सी मिस्टेक है। ठीक है, जिसने नवम स्कंद और दसम स्कंद को नहीं पढ़ा होगा तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल अच्छे से कह सकती हूँ। ठीक है, तो नवम स्कंद पर आधारित नहीं है, सूरसागर दसम स्कंद पर आधारित है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा ऑप्शन असंगत पूछा, तो असंगत ऑप्शन सी होगा, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, श्री भागवत में 12 स्कंद है, बिल्कुल सही है ये बात। हमारा आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? हमारा सी है। उसके बाद असंगत कथन को छांटिए। ठीक है, यही पैटर्न है हमारे एग्जाम का, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। देव
कृत राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। और देव क्या है, रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। भवानी विलास इनकी जो रचनाएं हैं, भवानी विलास होगी, देव शतक हो गई, जाति विलास हो गई, ठीक है, और जाति विलास, भवानी विलास, भाव विलास, और ये विलास वाली बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये इनकी, तो जो इनके देव के बारे में क्या बताया गया, देव कृत राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है ये बात। कवि वरदेव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था, क्या था, देवदत्त द्विवेदी था, ठीक है, ये द्विवेदी भी लगा लेना, द्विवेदी था, ये भी बिल्कुल सही है। अलंकार निरूपण में देव ने चिंतामणि को आदर्श माना, बिल्कुल गलत है, चिंतामणि को आदर्श नहीं माना था इन्होंने, ये पॉइंट गलत है, केशव दास को माना था, ठीक है, किसको माना था, केशव दास को माना था, चिंतामणि को नहीं माना था, ठीक है। तो देखो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट, जिसको नहीं पता होगा किसको मानता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देवकृत, देव चरित्र कृष्ण के जीवन पर आधारित है, बिल्कुल सही, कृष्ण के चरित्र पर आधारित रचना है, और क्या है, ये प्रबंध काव्य है। ये पॉइंट आप, इस पॉइंट, इन चारों पॉइंट को आप याद करोगे, स्टार लगा लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। थोड़ा क्या करेंगे, पैटर्न बदल देंगे पर रिपीट होंगे। अष्टछाप से क्वेश्चन मुझे लगता है 100% आएगा। अष्टछाप हो गया, रीतिकाल हो गया, ठीक है। और एक ना आदिकाल की विशेषताएं भी आप अच्छे से करके जाना कि आदिकाल की क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। यदि मैंने आपको, उम्मीद करती हूँ यदि मैंने आपको करवा रखी होंगी, यदि नहीं करवा रखी तो आदिकाल की विशेषताएं जरूर करके जाना, आदिकाल की विशेषताओं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो असंगत कथन छांटिए, देवकृत राग रत्नाकर, ये करवा दिया मैंने, सॉरी। तो उसके बाद किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 2 उपसर्ग है, ये मैं क्वेश्चन आपको उपसर्ग की क्लास में करवा चुकी हूँ, और देखते ही आपको पता लग गया। दुर्व्यवहार के अंदर 3 उपसर्ग है, मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर 3 उपसर्ग है, यदि हम इसको देखेंगे तो दुर 1 उपसर्ग, फिर आ गया वी 2 उपसर्ग, फिर आ गया अव 3 उपसर्ग, और जो हमारा मूल शब्द वो क्या है, हार है, और इसके अंदर 2 उपसर्ग भी हैं, ठीक है। यदि हम हार शब्द की जगह व्यवहार को निकाल लें, व्यवहार, ठीक है, ये अब ये हमारा, ये भी मूल शब्द हो गया, फिर इसके अंदर हमारे क्या होंगे, ये वाले 2 उपसर्ग होंगे, ठीक है। यदि हार को निकालें तो फिर हमारे 3 उपसर्ग होंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। उसके बाद खा खा कर कुछ नहीं खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, ठीक है। ये 9th क्लास की ललद की जो वाक है वहां से लिया गया है, तो इसकी रचयिता कौन है, ललद है, और ये क्या है, कश्मीरी रचनाकार है, लेखिका है, ठीक है। किस विकल्प में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, अन्य प्रत्यय पूछा है और प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। सी धन अन्य, ठीक है, ये कौन सा है, सी धन अन्य, यहाँ पर क्या है, अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अन्य के अर्थ का अर्थ क्या होता है, सोना होता है, धातु होता है, ठीक है। तो सी धन अन्य क्या बन गया, सैन्य बन गया, ठीक है, यहाँ पर अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसके बाद सम्मानीय, सम इसके अंदर उपसर्ग है, उसके बाद मान इसका मूल शब्द है, और अन्य क्या है, इसके अंदर क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। सम क्या हो गया, उपसर्ग, और मान मूल शब्द, और अन्य इसके अंदर प्रत्यय हो गया, तो इसमें भी क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, अन्य। उसके बाद है हमारा आदरणीय, आ हमारा उपसर्ग हो गया, और द्रि क्या हो गया, हमारा मूल शब्द हो गया। द्रि किसके लिए प्रयोग होता है, आदर के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, आदर के लिए। और अन्य इसमें क्या लगा है, प्रत्यय, बोल के देखो, आदरणीय, अन्य शब्द की साउंड आ रही है, तो ये भी हमारा अन्य प्रत्यय है। उसके बाद है हमारा स्थानीय, ठीक है, स्थानीय है, जो इसके अंदर शब्द निकालेंगे तो स्थान निकल गया, स्थान मूल शब्द निकल गया, तो बचा क्या, ई है, तो इसके अंदर क्या है, ई प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। उसके बाद कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है। तो मैंने सूफी काव्यधारा की ट्रिक के साथ आपको रचना क्लास करवा चुके हैं, यदि वो क्लास आपने की होगी तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आप क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इस क्वेश्चन को आप ना मिनट तो छोड़िए, कुल 5 सेकंड में कर दोगे यदि आपने मेरी वो सूफी काव्य वाली ट्रिक वाली कोई क्लास की होगी, ठीक है। तो कुतुबन मृगावती की रचना, कुतुबन है जो, कुतुबन की कौन सी रचना, मृगावती की। और रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है, इसको किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है, चंदायन है, ठीक है। तो ये क्या, इसको मुल्ला दाऊद की जो रचना है इसको क्या माना, सूफी काव्य की प्रथम रचना माना जाता है। ईश्वर दास सत्यावती कथा को सूफी काव्य की प्रथम रचना किसने माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, ठीक है। उसके बाद ईसाइत की रचना चित्रावली नहीं है, ठीक है। इस चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की है, ठीक है, किसकी रचना है, उस्मान की है, ठीक है। उस्मान चित्र बनाता है, मैंने ऐसे ट्रिक के साथ करवाया था। और कब बनाने लग गया था, मैंने कहा था 16 वर्ष की
अवस्था में बनाने लग गया था। तो 1716 इसका क्या है, वर्ष काल है। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी करवा रखी है। ठीक है, तो इस आयत की रचना का नाम क्या होगा, इस आयत की रचना होगी हंसावली होगी। ठीक है, हंसावली इसकी क्या होगी, रचना होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हो हंसावली सूफी काव्य की प्रथम रचना किसने मानी थी, नगेंद्र ने मानी थी। ठीक है, किसने मानी थी, नगेंद्र ने मानी थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका रचना असंगत पूछा जाए तो यही असंगत होगा, तो इस आयत की हंसावली है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, और मुल्ला दाऊद की चंदायन क्या वर्ष काल क्या है, 1379 है। और मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाया था कि मुल्ला ने चांद कब देखा, 79 साल की एज में देखा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको याद करवा रखा है। केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायबगर किसने कहा, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा था छंदों का अजायबगर। ठीक है, उसके बाद कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो ये समास बता रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुसुम कोमल, तो यहाँ पर क्या है, कोमल के समान कुसुम। ठीक है, कोमल के समान कुसुम, कुसुम के समान कोमल, सॉरी, जो कुसुम के समान जो है, कुसुम के समान कोमल। तो इनके अंदर क्या बताया, कर्मधारय समास है। तो इसके उपमान और उपमेय किया गया है भक्ष अभक्ष। देखो मैंने आपको कल ही ये बताया था समास के बारे में। इसके अंदर क्या दिया गया है, भक्ष्य धन अभक्ष्य, और ये आ निकालना आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पर आ लगा हुआ है बीच में, देखो ये अब इसका शब्द क्या बना, भक्ष्य धन अभक्ष्य। अब ये क्या बन गया, विपरीत आर्थक बन रहा है। क्या बन रहा है, विपरीत आर्थक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। भक्ष्य का उल्टा क्या हो गया, विपरीत आर्थक क्या होगा, अभक्ष्य। तो ये हमारा किस में आता है, वैकल्पिक द्वंद में आता है। द्वंद के अंदर आता है भक्ष्य अभक्ष्य, जैसे मैंने आपको कल करवाया था, सुरासुर करवाया था ना। ठीक है, तो इसका ये क्या था, हमारा द्वंद का, वैकल्पिक द्वंद का ही उदाहरण था सुर, और ये आ लगा हुआ है असुर। तो ये क्या बन गया, सुर असुर, एक दूसरे के विलोम बन गए। ठीक है, तो वहां पर क्या आता है, हमारा वैकल्पिक द्वंद आता है। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, इसके प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। अब सुर भी प्रधान है, असुर भी प्रधान है, भक्ष भी प्रधान है, अभक्ष भी प्रधान है। तो ये हमारा क्या होगा, द्वंद होगा, बिल्कुल सही है। तो उसके बाद है महापोष। महापोष में कर्ण, महा से पोष नहीं होता, महा का पोष होता है। ठीक है, महा का मोह का पोष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, संबंध क्या आना चाहिए था, संबंध तत्पुरुष समास आना चाहिए था। यही हमारा क्या सुमेलित नहीं है। क्रोध अग्नि तो मैंने आपको करवा रखा है, जो कर्मधारय और बहुब्रीहि की क्लास करवाई थी उसमें। तो अग्नि कैसी है, क्रोध के समान है। ठीक है, इसमें विशेष्य विशेषण बताया गया है, तो ये हमारा कर्मधारय समास है। विशेष्य विशेषण बताया जाए, उपमेय उपमान बताया जाए, वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अग्नि को क्रोध के समान बताया गया है। ठीक है, या फिर क्रोध को अग्नि के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ला प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में सही रूप से हुआ है, ला प्रत्यय के बारे में बताना है। ठीक है, आंचल क्या है, एक रूढ़ शब्द है, मैं हर क्लास में आपको बता चुकी हूं। यदि हम आंचल को तोड़ें, ठीक है, आ च और ला, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये तो हमारा रूढ़ शब्द है। आंचल क्या है, एक नाम है। ठीक है, या फिर मतलब दुपट्टे को, माँ के आंचल को बोल दिया जाता, तो एक रूढ़ शब्द है। यहाँ पर ला प्रत्यय बिल्कुल भी नहीं है। विमल, वी धन मल, ठीक है, वी धन मल। ठीक है, मल एक मूल शब्द है, वी क्या लगा है, यहाँ पर उपसर्ग लगा है। उसके बाद है हमारा, ठीक है, विमल हो गया। ठीक है, जो मल से रहित है, विमल उसके लिए बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है मृदुल। मृदु हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर शब्द निकालेंगे। मृदुल क्या है, एक मूल शब्द है, और मूल शब्द में क्या लगाया हुआ है, ला लगाया हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है किस विकल्प में मछली का पर्यायवाची नहीं है। अब आपने मछली के पर्यायवाची भी करने, क्योंकि मछली के पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जस किसको बोलते हैं, मछली को बोलते हैं। ठीक है, सलकी किसको बोलते हैं, मछली को बोलते हैं। जिसको पर्यायवाची किए होंगे वही अच्छे से कर पाएगा इस क्वेश्चन को। काम ध्वज किसको बोलते हैं, तो ये मछली को बोलते हैं। और मकर ध्वज किसको बोलते हैं, तो ये मकर ध्वज कामदेव को बोलते हैं। ठीक है, कामदेव को भी मकर ध्वज बोलते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद है हिमालयोन प्रवास और लोक माता यात्रा वृत्तांतों के रचयिता कौन है, तो ठीक है, तो कौन है, इनके काका कलेसर इनके यात्रा वृत्तांतों के रचनाकार हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के जितने भी यात्रा वृत्तांत आपको याद होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एस्टेट के लिए नहीं कह रही, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, तो राहुल सांकृत्यायन क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र, इनको घुमक्कड़ शास्त्र बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा घूमने वाले कवि है राहुल सांकृत्यायन। तो ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में लहसा की और इनका चैप्टर भी है, तो इसके सभी वहां पर मैंने आपको सभी
यात्रा वृतांत करवा चुकी हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मोहन राकेश के जो नाटक हैं ये सभी आपको आने चाहिए। आधे अधूरे हो गए, आषाढ़ का दिन हो गया, ठीक है। और एक जो रह गया वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, जो बहुत ही फेमस है। एक आधे अधूरे इनका बहुत ज्यादा फेमस है, एक इनका आषाढ़ का दिन है, और एक और है जो आप बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने कहा है जब शब्द में यह लगता है, यहाँ पर क्या प्रत्यय लगा हुआ है, आदिति। आदिति शब्द में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है यह। और तो आगे आने के बाद फर्स्ट शब्द क्या हो जाता है, या प्रत्यय लगने के बाद हमारा पहला शब्द दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। मैंने प्रत्यय आपको अच्छे से समझा दिए, ठीक है। पतिक, अक्सपतिक, ठीक है। इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आ उपसर्ग आगे है और ई प्रत्यय भी है, तो आ उपसर्ग पूछा है। इसमें आपतिक, आपतक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, सॉरी, अभिजात्य, ठीक है। तो इसके अंदर भी उपसर्ग नहीं है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, आ खंडल के अंदर क्या है, हमारा उपसर्ग है। उसके बाद हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित करवाया गया था? जो हमारा हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास है वो नागरिक प्रचारणी सभा ने प्रकाशित करवाया था, ये भी याद रखना है। और कितने खंडों में करवाया था? 16 खंडों में करवाया था। अशुद्ध विलोम को छांटिए, ठीक है। अवलंबन का निर्विलंबन होता है, सद का असद होता है, ऋतु का वक्र होता है। ऋतु का मतलब ऋजु का अर्थ होता है सीधा और वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। गांव का गंवारू, देखो समान दिया हुआ, ये नहीं होगा। गांव का क्या होना चाहिए था? शहर होना चाहिए था, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, अशुद्ध रूप होगा। उसके बाद हमारा निकाल लिया। उसके बाद अगला हमारा होगा हस्ब मामूल, ठीक है। और ये शब्द ना एनसीईआरटी से लिया गया, एनसीईआरटी। मैंने आपको जब पढ़ाई थी तो आपको शब्द भी करवाए हैं, तो वहां से क्वेश्चन लिया गया। कई बार आप कई बार क्या करते हैं, आप ढूंढते रहते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर जो शब्द अर्थ दिए होते हैं, शब्द संपदा दी होती है, वहां से लिया गया ये क्वेश्चन। तो इसका अर्थ होता है यथावत, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको शब्द संपदा से जरूर आएगा, ठीक है। वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसका अर्थ होगा यथावत, ठीक है। कृतवाच्य कृत प्रत्यय वाला, जिसमें कृतवाच्य मतलब कर्म, कर्ता, यहाँ पर सॉरी कर्ता पूछा है। कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय, कर्ता वाला, ठीक है। वो वाला वाच्य ढूंढना है हमने, कौन सा नहीं है ढूंढना है, ठीक है। जिसमें कर्ता नहीं होगा, ठीक है, वो वाला वाच्य ढूंढना है, प्रत्यय ढूंढना है, ठीक है। प्रेरिका, तो प्रेरिका, ठीक है, जो प्रेरणा देता है, यहाँ पर तो करता है। उपभोक्ता, जो उपभोग करता है। बुद्धिमान, अरखवैया, ठीक है। तो बुद्धि क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द किसके साथ लगते हैं? तद्धित प्रत्यय के साथ लगते हैं, ठीक है। तो हमारा यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बुद्धि, ठीक है, बुद्धि क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, उसके साथ तद्धित प्रत्यय लगा हुआ, यहाँ पर क्या है, कृत प्रत्यय नहीं है। रखवैया, रखने वाला, ठीक है, ये भी क्या है, कर्ता कृतवाच्य है, ठीक है। तो प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमें। तो दांत दन एला, तो दंतेला ये वृद्धि संधि से बना है, बिल्कुल सही है। पानी धन इला, पनीला, ये भी बिल्कुल सही है। नानी धन आला, नैनीहाल, ये भी बिल्कुल सही है। कुशल धन अल, जो कुशल है वो क्या है, रूढ़ शब्द है। यदि अपने रूढ़ शब्द की होंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। कुशल एक क्या है, रूढ़ शब्द। यदि हम कुशल को तोड़े, कुश वैसे धन ल, ठीक है। कुश वैसे तो घास के लिए निकलता है, पर यहाँ पर एक कुशल है वो रूढ़ शब्द के रूप में लिया गया है, तो यहाँ पर हमारा किस में सुमेलित नहीं है, तो इसी में है। यहाँ पर कुश नहीं लिया गया है, यहाँ पर कुशा लिया गया है, ठीक है। तो कुशा लिया गया है, तो यहाँ पर हमारा यही क्या है, विकल्प क्या है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विकल्प में तर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। शिक्षणेतर, शिक्षणेतर है, इसी में हमारा तर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि यदि हम इसको अलग करेंगे, शिक्षण धन इतर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इतर आएगा। और यदि हम दूसरे इतर का अर्थ होता है अलग, इतर का अर्थ क्या होता है, अलग हो गया, विच्छेद हो गया, ठीक है, अलगाव होना। तो ये क्या है, एक शब्द है और स्वतंत्र शब्द है और उसका अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है, एक प्रत्यय नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब वृहत्तर में भी क्या है, हमारा तर प्रत्यय लगा हुआ। यदि हम इसको अलग करेंगे, वृहत धन तर, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये शब्द हमारा विशेषण है और उसमें तर प्रत्यय लगा है। महत धन तर, ये हमारा विशेषण और इसमें तर प्रत्यय लगा है। उच्च
उच्च धन तर, तो ये भी क्या हमारा विशेषण और इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा हुआ है, तर प्रत्यय। शिक्षणेतर, शिक्षण से अलग, ठीक है, शिक्षणेतर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इतर क्या यहाँ पर शब्द था हमारा। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग युक्त शब्द चुनिए, जिसमें प्रति उपसर्ग वो शब्द चुनना है, ठीक है। तो वैसे भी हम देखते ही कर लेंगे, प्रोक्ति है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोक्ति है, ठीक है। तो प्रति उपसर्ग मोस्टली हमें यण संधि के एग्जाम्पल के अंदर मिलता है, और यहाँ पर यण संधि का एग्जाम्पल है ये प्रति धन, क्या लिखा है, उषण, ठीक है, उषण, ठीक है। यदि हम देखो ई और ऊ को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, य बनता है, ठीक है, और यह बना हुआ है, और ता आधा वर्ण है। जब भी आपको ता आधा वर्ण दिखे तो कभी ये मत सोचना कि ये प्रति नहीं हो सकता, मोस्टली वहीं पर क्या होता है, प्रति उपसर्ग होता है, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा, क्योंकि इसके अंदर देखो क्या है, प्र है, प्र धन उत्साह, उत्साह और हन धन अन्न, ठीक है। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर क्या लगा है, प्र उपसर्ग लगा हुआ, प्रति किसमें है, सिर्फ एक ही पद में है, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर होगा। और मोस्टली यण संधि वाले शब्द आधे दिखते हैं, पर वो होते जब उनको अलग करते हैं तो पूरे होते हैं, ठीक है। तो झुकाव, बुलाव और उड़ान शब्दों का प्रत्यय भेद अंकित कीजिए। जो झुकाव और बुलाव और उड़ान शब्द है, इनमें कौन सा प्रत्यय का भेद है, तो ये कौन से शब्द हैं, ये भाववाचक कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब आव लग जाता है तो क्या बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। अब झुकाव में आव लगा है, बुलाव में आव लगा है, उड़ान में आन लगा है, तो ये कौन से हैं, भाववाचक कृत संज्ञा है, ठीक है। तो उसके बाद निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जीवन काल के साथ आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। जब भी मैंने आपको पढ़ाया था तो बार बार कहा था रचना वर्ष देख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपका पूछ लिया जाता है। तो इनमें सबसे बड़े माने जाएंगे हमारे जयसी, क्योंकि इनका जो समय है वो 15वीं शताब्दी है। दादू दयाल है, इनका 16वीं शताब्दी माना जाता है, 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। उसके बाद हमारे सुंदरदास, और फिर हमारी सुंदरदास का 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। कासिम शाह, इनका समय हमारा 17वीं शताब्दी में माना जाता है, और इनकी रचना का नाम क्या है, ये सूफी काव्यधार है के कवि हैं हंस जवाहिर, क्या है इनकी, जो कासिम शाह है इनकी क्या है, हंस जवाहिर, हंस जवाहिर क्या है, इनकी रचना का नाम है। कासिम शाह के, और 17वीं शताब्दी के हैं, सबसे बाद में यही आएंगे, और सी ही हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, देह की पतली कमर की लचीली, देह की पतली कमर की लचीली नीले फूल सिर पर चढ़ाकर कह रही, छू रही हृदय का दान, उसको उक्त काव्य पंक्ति किसका मानवीकरण कर रही है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई कविता है, जो चंद्रगहना की ओर लौटती बेर 9th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है ये। तो अलसी के बारे में कहा था उन्होंने, खेत की मेड़ के ऊपर बैठकर कहा कि देह की पतली कमर की लचीली, तो अलसी का जो पौधा था उसको देखकर कहा था, उसका मानवीकरण किया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा युगम, वहां पर सरसों का भी वर्णन हुआ था, ठीक है। जब वो पंक्तियां देखोगे तब सरसों का अलग से वर्णन हुआ है, ठीक है। तो कौन सा युगम असंगत है, तो हमें असंगत युगम ढूंढना है, ठीक है। तो द्विज देव की जो रचना है श्रृंगार बत्तीसी है, रसलीन की अभी हमने पढ़ा था पीछे, रस प्रमोद है, रहीम की सुदामा चरित्र है, वृंद की श्रृंगार शिक्षा है। तो इसमें असंगत पूछा है, तो सभी रचनाएं संगत है, वृंद की श्रृंगार शिक्षा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताओ, नहीं तो इसका आपको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिला होगा, ठीक है। पर ये तो बिल्कुल सही रचनाएं हैं, ठीक है। फिर भी मैं चेकआउट कर लूंगी, यदि आपको पता हो तो कमेंट में आंसर जरूर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर देके जाना यदि आपको पता हो तो। नेपथ्य में हंसी, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। दो नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच में, राजेश जोशी की रचना है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, शायद उस कविता से है ये। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले कवि कौन से हैं, ठीक है। अलंकार को काव्य का प्राण कौन मानते हैं, तो इस क्वेश्चन का केशव दास जी हैं शायद, जो अलंकार को काव्य का प्राण मानते हैं, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है। यदि आपको मुझे डाउट लग रहा है इसमें दोनों में, चिंतामणि में और केशव में, आप कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है, तो पदावली विद्यापति के यश का आधार है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस रचना का आधार विशुद्ध भक्ति है, बिल्कुल सही, विशुद्ध भक्ति। अभी आगे देखते हैं इसका सही है या नहीं है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
पदावली में कवि मन व्यय संधि के चित्रण में रमा हुआ है। जयदेव की गीत गोविंद और विद्यावती की पदावली एक ही उच्च कोटि की रचनाएं हैं, बिल्कुल सही है। तो विशुद्ध भक्ति तो नहीं है पदावली के अंदर, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें भक्ति के भी दोहे हैं इसके अंदर और रीति के भी दोहे हैं। ठीक है, तो यही मुझे असंगत लग रहा है इसका। ठीक है, उसके बाद है लहसा की और यात्रा वृतांत के रचयिता कौन है, अभी हमने बात की थी, तो कौन है, राहुल सांकृत्यायन है। उसके बाद छायावाद की महत्वपूर्ण कृति कमानी में कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो उसके बाद है किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अ उपसर्ग का प्रयोग इनमें किस में हुआ है, तो इसमें देखते अति धन ईव, देखो ये तो बिल्कुल संधि हमारी अति धन ईव। ठीक है, और ई मिल रहे हैं तो दीर्घ संधि है। ठीक है, इसमें तो नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा अति युक्ति, अति धन युक्ति, अति धन उक्ति आएगा इसका, तो ये हमारा यण संधि का उदाहरण है। अति धन, देखो अति आ गया इसके अंदर, अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। ठीक है, और ई और यू मिलेंगे तो या बन जाएगा, तो हमारा ई और ई छोटी ई और धन या मिलेंगे तो या बन जाता है, ऊ मिलेंगे तो या बन जाता है हमारा। ठीक है, ये भी यण संधि से है तो अति है। ठीक है, अतीव हो गया, उसमें वी धन व्यय है। ठीक है, वी धन व्यय है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा वी उपसर्ग, तो बचा कौन सा, प्रत्याशित का उल्टा क्या होता है, अप्रत्याशित। ठीक है, उपसर्ग को कई बार हम उल्टा अर्थ निकालने के लिए भी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे जय का पराजय बन गया। ठीक है, तो प्रत्याशित का अप्रत्याशित बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा, वैसे भी देखते ही बन रहा था प्रत्याशित का अप्रत्याशित, जहां पर कई बार हम उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं उपसर्ग लगाकर, तो वो उससे भी हमारे यहाँ उपसर्ग निकल जाते हैं। यण संधि से भी उपसर्ग निकाल सकते हैं हम। ठीक है, प्रत्यय के यण संधि से और व्यंजन संधि से और किससे विलोम शब्द से भी हम उपसर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित नहीं है, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से है, रामानंद भी श्री संप्रदाय से है, राघवाचार्य भी श्री संप्रदाय से है, तो विष्णु स्वामी क्या इसका राइट आंसर होगा, श्री संप्रदाय से नहीं है, ये रुद्र संप्रदाय से है, और मैं आपको इसकी क्लास करवा चुकी हूँ। ठीक है, किससे है, ये रुद्र संप्रदाय से है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, स्थापना, हम रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में करते हैं, बिल्कुल से। जिन ग्रंथों का काव्यांगों के लक्षण व उदाहरण दिए जाते हैं उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। रीति काल के बारे में बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, कवि कुल कुंठाबन रीति निरूपण परंपरा में छंद निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, छंद निरूपण नहीं है, जो ये इसमें क्या है, ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है। तो क्या है हमारा, ए सही है और बी क्या होगा यहाँ पर, ए सही और आर गलत होगा, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा 96, स्थापना। यदि मुझसे ना कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो कमेंट में बता भी दिया करो, कोई बात नहीं। कई बार हमें ये लगता है कि मैंने सही बता दिया, पर कई बार क्या होता है हमसे गलत मिस्टेक थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो रसलीन का महत्वपूर्ण ग्रंथ रस प्रमोद है। इसमें रसों के अतिरिक्त 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भावों और नायक नायिका भेद की विवेचना की गई है। यह रसलीन का जो रस प्रमोद ग्रंथ है उसके विषय में बताया गया, और उसको ध्यान से देख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, 8 सात्विक भाव है। जो रस प्रमोद ग्रंथ है ना, वो सबसे पहले तो वो किसका है, रसलीन का है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, 8 सात्विक भाव है, 33 संचारी भाव, नायक नायिका भेद आदि का विवेचन किया गया। किसका विवेचन किया गया है, नायक नायिका भेद का। तो रीजन दिया गया, रसलीन का रोला छंद पर बहुत अधिक अधिकार था, उनके जैसी भाषा कसावट और व्यंजना शक्ति बिहारी के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर ए तो बिल्कुल सही है, हमारा ए सही है और दोनों सही हैं, आंशिक रूप से सही है। तो रसलीन को रोला छंद पर अद्भुत अधिकार था। जो रसलीन, रोला नहीं आएगा यहाँ पर, दोहा छंद आएगा। ठीक है, उनका क्या था, दोहा छंद पर अद्भुत अधिकार था। ठीक है, और दोहा छंद के बारे में मैं आपको किस छंद, यहाँ पर क्या थोड़ी सी मिस्टेक की गई और क्वेश्चन गलत हो जाता, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर दोहा छंद आएगा। क्या आएगा, दोहा छंद आएगा। और दोहा के मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूं। जो दोहा छंद है, जो इसके सममात्रिक छंद है, पहला और तीसरा, इसमें कितने 13 मात्राएं आती हैं। जो दूसरा और फोर्थ है, इसमें क्या है, 11 मात्राएं आती हैं, और ये हमारा सम है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी विषम चरण है। ठीक है, और इसका उल्टा पूछ लिया जाए तो कौन सा दोहा है, सोरठा हमारा क्या है, उल्टा दोहा है। दोहे के उल्टा कौन सा है, सोरठा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कवियों को उनके जीवन काल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले नागार्जुन है। ठीक है, हाँ, नागार्जुन का समय क्या है 1911 है। ठीक है, त्रिलोचन का समय भी क्या है 1911 है, पर इनका क्या है ये थोड़े से ही छोटे हैं, नवंबर है इनका जो मंथ है। ठीक है, तो सर्च करके देखना, तो त्रिलोचन है, सॉरी त्रिलोचन का क्या है नवंबर है, पर है 1911। उसके बाद मुक्तिबोध, फिर राघव का रचना वर्ष 1923 है। तो यही हमारा बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अज्ञेय कौन की किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 में, ये भी याद रखना है। उल्टा घुमा कर क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य है रहेगा तो वही ही ना, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछ लें। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा अज्ञेय की किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो 1964 में किस पर मिला है, आंगन के पार द्वार पर मिला है। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आंगन के पार द्वार रचना पर अज्ञेय को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो 1964 में मिला था। अब दोनों फैक्ट याद रखने हैं आपने। ठीक है, तो 1978 में इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किस रचना पर मिला था 1978 में इनको, कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, कितनी बार। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार पर 1978 में ज्ञानपीठ, 1964 में आंगन के पार द्वार पर इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस्म किस्म कविता के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, और ये नई कविता के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद गरीबों की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, वाक्य में रेखांकित पद का संज्ञा भेद अंकित कीजिए। भी संज्ञा बतानी है, कौन सी संज्ञा है। ठीक है, और किस शब्द की बतानी है, प्रार्थनाएं की बतानी है। और प्रार्थना क्या है, प्रार्थना हमें दिखाई नहीं देती, हमारे अंदर का क्या होता है, भाव होता है। ठीक है, प्रार्थना क्या है, भाव होता है। ठीक है, और भाव में जब भाववाचक संज्ञाएं है। ठीक है, ये प्रार्थना क्या है, भाव है, यहाँ पर समझ गए होंगे हम, प्रार्थना क्या है, भाव है, प्रार्थना भाव है। और जब भाववाचक संज्ञाएं में बहुवचन बन जाती हैं, ए लगाने से क्या बन गया, बहुवचन बन गई। जब भाववाचक संज्ञाएं जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन बन जाती हैं। ठीक है, जब बहुवचन बन जाती हैं तो वो किस में आ जाती हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ मैं, तो किस में आ जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन बन जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, आपको देखकर ये भाववाचक संज्ञा लगेगा, पर यहाँ पर बहुवचन बनने की वजह से क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना, और क्लास के बारे में जरूर बता के जाना, क्योंकि इसके बाद शायद ही हमारी कोई क्लास हो, आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम का रिव्यू जरूर दे के जाना। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, चाहे एग्जाम भी हो जाए उसके बाद भी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आते थे कि मैडम हमें हिंदी साहित्य नहीं आता, हिंदी साहित्य नहीं आता। मैंने बहुत ही सरल वे में आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश किया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, हर एक उदाहरण को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप देखो यही क्वेश्चन देख लो, मैंने आपको कितने अच्छे से बताया है कि जब जाति भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन बन जाते हैं तो वो जातिवाचक बन जाता है। और मैंने आपको ये भी दिखाया सर्कल करके कि ये ए लगने से बहुवचन बन गई। ठीक है, तो इसके जो संज्ञा है सीधी सीधी नहीं पूछी जाती, फैक्ट में ही पूछी जाती है कि जातिवाचक संज्ञा भाववाचक कब बनती, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक कब बनती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक कब बनती हैं। तो ये फैक्ट भी हमें पढ़ने चाहिए। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाया करो। ठीक है, कोई भी क्लास बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो आपको यदि मेहनत अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, तो उसके बाद जयशंकर प्रसाद का आरंभिक नाम क्या था, तो कलादर था। और कलादर नाम से वो किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। ठीक है, उनका आरंभिक नाम क्या था, कलादर था। और यहाँ पर मधुप भी दिया हुआ है, तो मधुप किसका नाम था, तो आप कमेंट करके बताना। चलो मैं ही बता देती हूँ, कमेंट तो आप ऐसे वैसे ही करोगे। ठीक है, कौन था इसका, मैथिली शरणगुप्त का नाम है मधुप। ठीक है, मधुप। और ये भी किससे लिखते थे, ब्रजभाषा में लिखते थे मधुप नाम से। आपको देखो दो फैक्ट आप मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। उसके बाद किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है, ठीक है, शिरोरेखा में विसर्ग संधि है, परस्पर में क्या है विसर्ग संधि है, आदि सा दी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद यश धन शरीर, ये भी क्या है विसर्ग संधि है, शिरोरेखा ओ दिया हुआ, ये भी विसर्ग संधि है। तो हमारा इस शब्द में विसर्ग संधि नहीं, यदि हम इसको अलग करें तो क्या आएगा, सांग धन ऊपन, क्या आएगा, उपांग, सांग धन उपांग। और जब आ मिलेगा, यहाँ का आ मिलेगा और यहाँ का ऊ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ का आ और ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा। ठीक है, और ओ की संधि में होता है, गुण संधि में होता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है,
उसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प का मूल या यौगिक भाव संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसमें ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। और एक बार और बता देती हूँ कि आपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ के उत्तर दे के आना है। बहुत ध्यान से 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। समझना है कि पूछा क्या है। जैसे इस क्वेश्चन को देख लो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल, सीधा सीधा मूल भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मूल भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तो सीधा सीधा रोग क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब रोग हमें दिखाई थोड़ी देता है, क्षमा कर दिया, तो क्षमा हमें दिखाई थोड़ी देती है, हम ऐसे कहते हैं मैंने इसको माफ कर दिया। ये हमारे अंदर का क्या है, भाव है। क्रोध क्या है, भाव है। ठीक है, तो सत्य, सत्य हमें दिखाई थोड़ी देता है, तो ये भी भाव है। ममतव, मम क्या है, ये हमारा भाव है। और ये क्या है, हमारा सर्वनाम है। मम क्या है, हमारा सर्वनाम है। ठीक है, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, तव प्रत्यय लगा है। ठीक है, तब जाकर भाववाचक संज्ञा बनाई हुई है। ये मूल सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ये मम क्या है, हमारा सर्वनाम, तब इसके अंदर क्या लग गया, प्रत्यय लग गया। तो ये मूल क्या है, मूल भाववाचक संज्ञा नहीं है। ममतव क्या है, मूल भाववाचक संज्ञा नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझ गए होंगे तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लेना, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तड़ित धन लेख जब भी आधा ता का ला से ला के साथ मिलता है तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा आधा ला में ता क्या आधा ला में बदल जाता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दिक धन मंडल जब भी का मेल हमारे माँ पंचम वर्ण से होगा, अनुस्वार व शब्द से होगा, ना से हो जाए, माँ से हो जाए, जो पंचम वर्ण होते हैं हमारे उनसे हो जाए, तो वो किस में बदल जाते हैं, खुद के पंचम वर्ण में मिल जाते हैं। ठीक है, बदल जाते हैं। तो का के साथ माँ मिला तो यहाँ हो गया दिंग मंडल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा सतनिवेश, तो ता का ना से मिलन जब मिलता है, ता वर्ण ना वर्ण के साथ मिलता है तो वहां पर क्या बन गया, 2 ना बन जाते हैं। तो सन्निवेश बिल्कुल भी सही है। तो कौन सी संधि हमारी यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन 2 हमारी संधि यहाँ पर असंगत है। प्रेषित धन शब्द में संधि का विच्छेद करो। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रधन इशित, प्रधन इशित। ठीक है, तो क्यों हो गया, यहाँ पर अ है और यहाँ पर क्या है, ई है। ठीक है, तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा, दोनों का मिलकर क्या बनेगा, आ और ई मिलकर क्या बनेगी, ए बनेगी। ठीक है, और हमारे शब्द के अंदर क्या है, प्रेषित, प्रेषित। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका क्या होगा, शब्द का संधि का विच्छेद होगा। ठीक है, आगे है लाख की चूड़ियों में लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता है, तो क्या कहकर बुलाता है, तो वैसे तो जो लेखक इसके अंदर होता है वो मामा के घर गया होता है छुट्टियों में, पर वो वहां के बच्चे तो वो तो मामा के घर गया होता है, पर वहां पर जो बदलू है वहां पर गांव के बच्चे तो उसको काका कहकर बुलाते हैं। तो लेखक क्या करता है, वो भी साथ में काका कहकर बुलाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन सच कहूं तो मुझसे एक बार गलत हो गया था, मैंने मामा कर दिया था, पर मामा इसका राइट आंसर नहीं है। फिर मैंने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा तो बदलू काका ही कहता था, वो गया मामा के घर था पर बच्चों के साथ ही क्या कहता था, बदलू काका कहता था। तो बदलू काका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, सेवा से निवृत्ति अपादान तत्पुरुष है, यहाँ पर अलग होने का भाव आ रहा है। ठीक है, शपथ के लिए पत्र संप्रदान तत्पुरुष है, के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है, नहीं पूछा है। ख्याति पत्र, ख्याति के लिए पत्र हो गया। ठीक है, ख्याति का पत्र हो गया। ठीक है, ख्याति का पत्र तो हमारा नहीं हुआ। अंधविश्वास, विश्वास कैसा है, अंधा, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधार या क्या हो गया, हमारा समास हो गया। क्या हो गया, कर्मधार या समास हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 108 दादू दयाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, सांबर के निकट नहराने नामक स्थान पर 1903 में इनका शरीर छोड़ा है, बिल्कुल सही है। कमाल और रामदास इनकी रचनाओं का संग्रह हरड़े वाणी नाम से किया, बिल्कुल गलत कथन है। ये हरड़े वाणी से इनका संग्रह किसने किया था, कमाल तो कबीर दास जी के बेटे का नाम है, तो इनका जो हरड़े वाणी नाम से संकलन किया था किसने किया था, संत दास ने किया था। ठीक है, संत दास ने किया था और जगन्नाथ ने किया था। किसने किया था, जगन्नाथ ने किया था। ठीक है, ये अपने याद रखना है, इन दोनों ने किया था। यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि असत्य पूछा है ना। कालांतर में रज्जब ने इनका संपादन अंगवधु से किया था। अंगवधु से किसने किया था, रज्जब ने किया था। ये फैक्ट अपने याद रखना है। और हरड़े वाणी का किसने किया था, संत दास और जगन्नाथ ने किया था। इन्होंने निर्गुण निराकार व्यक्तित्व भावनाओं का विषय बनाया, बिल्कुल सही है।
ठीक है, सिर्फ यही गलत है। आप यही पॉइंट क्या करोगे, अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, मैंने 1 घंटा 27 मिनट में आपको 108 क्वेश्चन करा दिए। मैं आज आपको 120 122 क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से करवा भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ। वैसे मैं इन क्वेश्चन को यदि कोई अच्छा टीचर और व्हाइट बोर्ड पे करवाता, स्मार्ट बोर्ड पे करवाता तो 3 घंटे में भी करवा सकते थे। और मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे, मैं भी क्लासेस देख रही हूँ, 1-2 जब मेरे आगे आ जाती है तो 20-20 क्वेश्चन को अब भी 1 घंटे में लाइव आके करवा के जाते हैं। भाई लाइव आओ ठीक है, पर ये थोड़ी है भी आप 20 क्वेश्चन को 1 घंटे में 60 मिनट में करवाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, फिर भी मैं आपको क्या करूंगी, 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो बना के पूरे हिंदी साहित्य के, हिंदी व्याकरण के भी, एनसीईआरटी के भी और हिंदी के भी अच्छे से साहित्य के क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, जक और जस, अब जस के बारे में हमने अभी, झस के बारे में हम अभी पढ़ के आए, तो क्या होगा, मछली होगा, और मछली एक में ही है। और जक का अर्थ होता है सनक। ठीक है, जक का अर्थ क्या होता है, सनक, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अप्रिमेय बोलते हैं। बिल्कुल सही है, अगणन्य जिसको गिना ना जा सके। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अप्रिमेय राइट आंसर होगा। उसके बाद कवि वचन ने अग्निपथ शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक के स्वरूप किया था, तो अग्निपथ का प्रयोग, अग्निपथ के ऊपर मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, तो अग्निपथ किसके प्रतीक के रूप में किया था, तो जीवन की कठिनाइयों के रूप में किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 10 शब्द समूह के लिए स्टीक नहीं है। 10 शब्द किस शब्द समूह के लिए स्टीक नहीं है। ठीक है, 10 दिशा बोलते हैं, 10 अवतार बोलते हैं, 10 दिक्पाल बोलते हैं। तो नक्षत्र किसके लिए, नक्षत्र कितने होते हैं हमारे, 27 होते हैं, या फिर नव नक्षत्र बोल देते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके लिए नक्षत्र के लिए स्टीक आंसर समूह नहीं होगा। शब्दार्थ में सार काव्य और काव्य में सार रस है, या उक्त कथन रीति काल के किस आचार्य के द्वारा का है। शब्दार्थ के अंदर सार काव्य और काव्य के अंदर रस को किस कविरातिकालीन काव्याचार्य ने मत दिया, तो काव्य के अंदर रस को किसने माना, तो देव कवि ने माना था। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। रेखांकित पद का सर्वनाम वेद इंकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सर्वनाम का वेद बताना है हमने, कौन सा है। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको पढ़ाते हुए आ रही हूँ कि जो जब भी किसी चीज की ओर संकेत करे, ठीक है, तो वो क्या होता है, निश्चितवाचक सर्वनाम होता है। पर यहाँ पर निश्चितवाचक सर्वनाम हमें ऑप्शन में नहीं दिया और सर्वनाम का वेद हमसे पूछ लिया, तो अब हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन प्रश्नवाचक तो इसके अंदर है नहीं, बच गए 3 ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद निज होता है अपने आप के लिए, स्वयं के लिए, मैं अपना खाना अपने आप बना लूंगी, मैं अपनी कार स्वयं चला लूंगी। ठीक है, तो निज भी नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कहीं आसपास भी प्रयोग नहीं हुआ, कोई किसी शब्द का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं हुआ, तो बचा क्या, संबंधवाचक। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पर संबंधवाचक देखो बन भी रहा है, जो, सो, को किसके लिए प्रयोग होता है, संबंध के लिए होता है। और वह इसको जोड़ रहा है, जो बड़ा सा मकान है वह दिखाई दे रहा है, वह मेरा है, वह शब्द और जो शब्द इन वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो इसको संबंधवाचक कर सकते हैं। वैसे तो ये निश्चयवाचक के अंदर आता है, यदि निश्चयवाचक ऑप्शन में होता तो निश्चयवाचक इसका राइट आंसर होता। ठीक है, तो उसके बाद नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, रेखांकित पद में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो नन्ही नन्ही तो 2 बार प्रयोग हुआ, तो देखते ही हम कर देंगे। तो पुनरुक्ति, संज्ञा नहीं, विशेषण पुनरुक्ति है। देखो यहाँ पर तो विशेषण है, नन्ही नन्ही। नन्ही नन्ही क्या है, विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, बूंद की। किसकी विशेषता बताई जा रही है, बूंद की। क्वेश्चन को ध्यान से देख के करना। ठीक है, यहाँ पर बूंदन ये तो देखो भाषा का प्रयोग किया गया, अलग भाषा का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर क्या है, बूंद की विशेषता कैसी, कि नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदे हैं, तो विशेषण पुनरुक्ति होगा, कहीं आप संज्ञा पुनरुक्ति ना कर दो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 2 होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि पता नहीं अब इसके बाद हमारी क्लास होगी या नहीं होगी। क्लास को अच्छे से देख के जाइए, और अच्छे से जितनी भी मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाए हैं, 3-4 करवाए हैं, व्याकरण की जितनी भी क्लास करवाई हैं, आप इनको अच्छे से देख के जाइए और टेंशन फ्री होके जाइए। आपका एग्जाम अच्छा होगा यदि आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो। ठीक है, तो श्री पुनीत जी शर्मा भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। आप इतिहास पढ़ाते हैं। वाक्य में, अब यहाँ तक ये वाक्य है, वाक्य में सर्वनाम ढूंढना है। ठीक है, निज हो गया, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं तो वहां पर होता है। प्रसिद्धवाचक कोई कोई सर्वनाम ही नहीं है, तो बचे 2। अब आपको देखकर आप क्या करेंगे, निजवाचक कर देंगे, पर ये निजवाचक नहीं है। ठीक है, जिसने सर्वनाम को डीप से पढ़ा होगा वो इसको क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, श्री पुनीत जी शर्मा भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। आप किसके लिए प्रयोग किया गया, आप खुद सोचो। यदि आप मेरे सामने बैठे हैं, हम आमने सामने बैठे हैं, या फिर कोई और बैठा है,
तो मैं उनके साथ बात कैसे करूंगी, तो मैं आप ऐसे ही बात करूंगी ना, आप बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, मैं आप किसके लिए लगा रही हूँ, उस जो मेरे सामने बैठा है उसके लिए लगा रही हूँ ना। आप मेरे कहने का भाव समझ गए होंगे। जब मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो मैं उसको ये बोलूंगी आप हिंदी साहित्य की बहुत अच्छे टीचर हैं आप। तो आप किसके लिए प्रयोग किया, मैंने उस सामने बैठे व्यक्ति के लिए किया, ठीक है। तो कई बार लिखते समय कवि क्या करते हैं, तो महान लेखक के लिए आप लिख देते हैं, महान व्यक्ति के लिए आप लिख देते हैं, तो अन्य पुरुष में आता है वो, ठीक है। जो सामने बैठा है उसमें भी आता है, अन्य पुरुष हो गया और मध्य पुरुष हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती थी, ठीक है। तो पुरुषवाचक के अंदर 3 भेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो आप हमारे किसके अंतर्गत आता है, अन्य पुरुष में भी आता है और मध्य पुरुष में भी आता है, और ये दोनों किस में आते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, और उम्मीद करती हूँ आप समझ भी गए होंगे। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, कबीर के राम रामानंद के राम नहीं थे, बिल्कुल सही, उनके राम अलग थे, ठीक है। रामानंद के राम सगुण काव्य सगुण रूप से संबंधित थे और उसके निर्गुण रूप से संबंधित थे। रमैनी शब्द साखी बीजक तीनों इसके भाग हैं, ठीक है। रमैनी शब्द साखी बीजक के भाग है, बिल्कुल सही है। रमैनी और शब्द में पूर्वी बोलियों का प्रयोग है। जन बोली के संबंध में कबीर की कविता खूब हुआ। जन बोली के शब्दों का प्रयोग कविता की बोली में, जन मतलब लोगों की बोलियों का शब्दों जो लोगों की द्वारा बोली जाती शब्द हमारा कबीर की कविता में प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको पूर्व की बोलियां देकर, ठीक है। जो कबीर सिंह है इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है, किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है, ठीक है। क्या कहा है, सदुकड़ी भाषा क्या है, ठीक है। और सदुकड़ी भाषा कहा है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा है श्याम सुंदर दास ने। जब पंचमेल खिचड़ी बोल दिया तो पंचमेल का अर्थ है 5 मेल, तो इसकी भाषा के अंदर तो जन की भाषा के शब्द है, तो जन की भाषा के अंदर क्या थी, ब्रज की भाषा भी थी और राजस्थानी भी थी और पंजाबी भी थी, पूर्वी भी थी, पश्चिमी बोलियां भी थी, तो सबका मेल था, तो इसलिए पूर्व की बोलियां नहीं थी, सिर्फ पूर्व की बोलियां नहीं थी। तो पंचमेली खिचड़ी इसलिए बोल जाता है कि 5 भाषाओं का प्रयोग किया था। तो यही वाक्य क्या है, असंगत है। इसको ध्यान से देख लेना, आप समझ गए होंगे, ठीक है। 2 मिनट बोलते बोलते सिर लग गया दुखने। तो मीरा ने कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा, किसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है, मीरा ने कृष्ण को गौवन के रखवारे में तो गायों का रखवाली करने वाले कहा है, तो ये प्रयोग किसके लिए हुआ, तो गोपाला, जो गाय की रखवाली करता है उसको क्या बोला जाता है, गोपाला बोलता है। बंसीधर बंसी को धारण करने वाला, ठीक है। तो श्याम उसके रंग के कारण बोला जाता था, नंदलाल उसके मतलब पिता के नाम के कारण उनको बोला जाता था, गोपाला बोला जाता था। गोपाल मतलब गायों की रक्षा करने वाला, ठीक है। तो उस बस थोड़े ही क्वेश्चन रह गए हमारे 3 ही। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी को पढ़ के जाइए बिल्कुल अच्छे से। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियां फारसी कविता का प्रभाव है। जो बिहारी सतसई लिखी थी उस पर क्या है, फारसी कविताओं का प्रभाव था, बिल्कुल सही है। बिहारी सतसई की प्रथम टीकाकार जगन्नाथ रत्नाकर है, बिल्कुल गलत है। कृष्ण कवि ने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर, कृष्ण कवि कौन थे, बिहारी के ही बेटे थे, प्रत्येक दोहे पर समैया छंद लिखा है, बिल्कुल सही है। बिहारी सतसई के दोहों की संख्या कितनी है, 713 है, बिल्कुल सही है। बिहारी सतसई की प्रथम टीका जगन्नाथ रत्नाकर ने नहीं की थी, इनकी जो प्रथम टीका लिखी थी इनके बेटे कृष्ण ने लिखी थी, कृष्ण कवि ने लिखी थी, ठीक है। और हर एक छंद पर क्या, समैया छंद में लिखी थी, ये बिल्कुल राइट है और ये बिल्कुल गलत है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की मैं सभी आपको बता चुकी हूँ, ब्रज भाषा में लिखते थे। और इन्होंने जो बिहारी सतसई लिखी है वो किस नाम से लिखी है, इन्होंने लिखी है बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी है। बिहारी की जो टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा में जो रचनाएं लिखी हैं वो होगी उद्धव शतक हो गई, हिंडोला हो गई और गंगावतरण हो गई, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ब्रज भाषा में। और जो इन्हें बिहारी टीका लिखी है वो बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी है, ठीक है। सबसे पहले किसने लिखी थी, कृष्ण कवि ने लिखी थी। कृष्ण कवि कौन थे, बिहारी के बेटे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि वर्णात्मक है, मैं आपको करवा चुकी हूँ, बिल्कुल गलत है। अक्षरात्मक है। जो हमारी देवनागरी लिपि है वो क्या है, अक्षरात्मक है, ठीक है। अक्षरात्मक है, ठीक है। क्या है, अक्षरात्मक है, मुझसे गलत हो गया, ठीक है। तो वर्णात्मक लिपि क्या है, हमारी अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि की ध्वनि के लिए कई चिन्ह है, बिल्कुल सही है। देवनागरी
के प्रत्येक वर्ण को स्पष्ट उच्चारण होता है, जो बोला जाता है वही उच्चारण होता है। तो देवनागरी लिपि वर्णात्मक नहीं है, अक्षरात्मक है। वर्णात्मक लिपि जो अंग्रेजी की लिपि है, रोमन लिपि है, वह वर्णात्मक लिपि है। रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है और जो हमारी देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है। किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यही हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो किस विसर्ग में हमारा अनुपसर्ग नहीं हुआ, और ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ कल वाली क्लास में। ये जो हमारा ऑप्शन बी है इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसमें अन उपसर्ग है, अन धन उद्धार, अन धन उद्धार। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ और इनमें सब में क्या है, अनु उपसर्ग है। ठीक है। अनुधन ग्रहित, अन धन उद्धार, अनुधन उर्वर, अनुधन उर्वर और अनुधन वर्थ। ठीक है। तो ये हमारे होंगे। इसके साथ ही हमारी आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। तो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम दे के आना। और क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, टेंशन नहीं लेना। जो हमने करना था अच्छे से कर लिया और पेपर को अच्छे से दे के आना, अच्छे से सोना, अपना रोल नंबर वगैरह अच्छे से लेके जाना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।